हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, जैसा कि आप जानते हो हम क्लास 11th के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और क्लास 11th के एनसीईआरटी में हम पढ़ने जा रहे हैं। खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, चट्टानों के टाइप, उनकी विशेषताएं, अपक्षय क्या होता है, वेदर क्या होता है, अपरदन, निक्षेपण, मिट्टी का निर्माण, भू आकृतियाँ और उनका डेवलपमेंट। तो इन सभी टॉपिक्स को कवरअप करेंगे हम इस यूनिट के अंदर। तो आपकी क्लास 11th की बात करें तो इसमें एनसीईआरटी के 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपका चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 है ये, अध्याय 5 और चैप्टर का नाम है खनिज और शैल, यानी आपकी चट्टानें। हमारे जैसा कि आप जानते हो पृथ्वी पर बहुत सारे खनिज हैं, अनलिमिटेड। आधे तो ऐसे हैं जिनका आई थिंक हमें अभी भी पता नहीं है कि वो हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है। और आप सब पढ़ चुके हैं हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है, पिघली हुई है, गर्म है। और अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी के क्रस्ट की, संपूर्ण क्रस्ट की, भूपर्टी की, तो लगभग 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है। और वो 8 तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये ट्रिक है भाई आपको याद करने के लिए। ऑक्ससियालिक सोपमा, ऑक्ससियालिक सोपमा, पृथ्वी की जो भूपट्टी है यानी क्रस्ट है उसमें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, OX से ऑक्सीजन, SI से सिलिकॉन, AL से एल्यूमिनियम, I से आयरन, C से कैल्शियम, SO से सोडियम, P से पोटाशियम एंड Ma से मैग्नीशियम। ऑक्ससियालिक सोपमा, इस ट्रिक के तहत आप याद कर सकते हो कि क्रस्ट पर कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा मात्रा में है, कौन सा कम है, और निम्न में से कौन कौन से पदार्थ पृथ्वी की क्रस्ट पर पाए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके केवल इसी एक ट्रिक से कंप्लीट हो जाएंगे। शेष भाग में बात करें तो हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल, ये सारे पदार्थ भी भूपट्टी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो आप प्रतिशत देख सकते हो, सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन 46.60 और सेकंड नंबर पर सिलिकॉन। तो आप दो तो याद करके चलोगे ही प्रतिशत में। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत? 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, मैग्नीशियम की बात करें तो 2.02%। तो आपको ये चीज़ें रीड होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारे क्रस्ट है उस पर अनेक तत्व हैं, वो अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि क्या होता है ना, एक तत्व दूसरे तत्व के साथ साथ मिलता है। जैसे खनिजों की बात करें तो पेट्रोल के साथ आपका पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस भी मिलती है। इसी तरीके से इस प्रकार जो खनिज हैं, यहाँ पर पहले इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। खनिज एक ऐसा प्राकृतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणिक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन होगा और भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो खनिज किसे कहते हैं? जिसकी एक परमाणविक संरचना होगी, निश्चित रासायनिक संगठन होगा और भौतिक गुणधर्म होते हैं। हर एक खनिज दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता, कोई भी खनिज किसी एक तत्व से नहीं बनता। कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्व खनिज भी हमें देखने को। तो भाई हमारी जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल का भी निर्माण करने वाले जो भी तत्व हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम है आपस में, बट वो संयोजन रूप से यानी चिपके हुए हैं। विभिन्न तरीकों के द्वारा खनिजों की अनेक किस्में भी पाई जाती हैं। अगर हम बात करें हमारी क्रस्ट पर तो 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है क्रस्ट पर, अकेली भूपट्टी पर, और उनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। और ठीक है, अब क्या किया गया, इनमें से सामान्यतः ये माना गया कि लगभग जो सभी खनिज पदार्थ है वो केवल 6 प्रमुख खनिज समूह में ही डिवाइड होते हैं, जिन्हें शैलों का निर्माण करने वाला प्रमुख खनिज भी माना जाता है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं, कितने हैं, तो आंसर रहेगा 6 हैं। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। क्यों? क्योंकि मैग्मा से ही तो वो सारे खनिज पृथ्वी के अंदर से बाहर आते हैं, जो लावा के रूप में बाद में जम जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करें भौतिक विशेषताएं हैं खनिजों की, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आती, ये एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन इनसे नहीं आता। तो फिर भी सिंपल तौर पर मैं आपको बता दूँ, देख लो ध्यान से।
यहाँ पर खनिजों की क्या क्या विशेषताएं होती है, भौतिक विशेषताओं की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो क्रिस्टल का भारी रूप, यानी उनकी भारी रूप कैसी है, घनाकार है, अष्टभुजाकार है, षटभुजाकार है, प्रिज्म है, किस प्रकार का है, तो ये इसका भारी रूप होता है। ठीक है, खनिज का। दूसरा विदलन, ये समतल सतह पर बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति को कहते हैं विदलन। एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर ये टूट सकते हैं खनिज। तीसरा आता है विभंजन, अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है, इतनी कठोर होती है कि अणुओं का कोई तल ही नहीं होता, बल्कि अनियमित रूप से भी टूटते रहते हैं। तो विभंजन, विदलन और खनिज का भारी रूप। नेक्स्ट आता है चमक। चमक, भाई चमकदार होगा तभी तो खनिज की अपनी एक ये कह सकते हो वैल्यू होती है। रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक, प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है। जैसे मेटेलिक है, मेटल का है, रेशमी है, ग्लोसी है, इस तरीके से रंग भी अलग अलग होते हैं खनिजों के। ठीक है, इनके परमाणविक संरचना से निर्धारित होते हैं खनिजों के रंग, परमाणिक उनकी परमाणु टाइप संरचना से। जैसे कैल्सोपाइरेट है, मेलाकाइट है, अजूराइट है। कुछ खनिजों में तो अशुद्धियाँ भी होती हैं और उनके कारण रंग आ जाती हैं, और जैसे अशुद्धि हटाओगे तो उनका कलर भी चला जाता है। जैसे अशुद्धियों के कारण ही क्वार्ट्ज का रंग श्वेत, हरा, लाल और पीला हो सकता है। नेक्स्ट आता है धारियाँ। अब ये धारियाँ क्या होती हैं, जब हम खनिज को पीसते हैं तो उसका जो पाउडर है वो खनिज के रंग का या अन्य रंग का हो सकता है। जैसे मेलाकाइट का रंग हरा होता है, उस पर धारियाँ भी हरी होती हैं। फ्लोराइट का रंग बैंगनी होता है तो हरा होता है, जबकि इस पर श्वेत धारियाँ होती हैं। तो अलग अलग खनिजों की ऐसा ज़रूरी नहीं है, धारियाँ अलग अलग हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है पारदर्शिता, यानी पारदर्शी। जैसे हमारी पारदर्शिता मतलब आर पार पहुँचने वाली चीज़ें, पारभासी। प्रकाश किरणें आर पार होती है ना, और इसके विसरित हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती। अपारदर्शी में प्रकाश किरणें आर पार नहीं होंगी, तो कई खनिज आपके पारदर्शिता का रूप भी धारण करते हैं। नेक्स्ट आता है संरचना। नेक्स्ट है भाई संरचना। प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष विशेषता महीन, मध्यम और खुरदरे पिसे हुए और अलग करने योग्य है, और अपसारी और विकरणकारी अनेक प्रकार की संरचना होती है। अलग अलग टाइप की संरचना देखी जाती है। कठोरता, हाँ भाई कठोर भी होते हैं। टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट और एपेराइट, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोडम, हीरा बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, उदाहरण के लिए इन तुलना में जो नाखून 2.5 है और कांच और चाकू की नोक 5.5 है। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट आता है आपेक्षिक भार। सभी खनिजों का अपना अपना भार भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम बात करें, जैसे जैसे मैं आपको बता रही थी भाई, खनिज हमारी पृथ्वी के अंदर से आते हैं, बाहर आकर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं, और इसमें जैसे मैग्मा ठंडा होगा तो वो चट्टान बन जाता है और खनिजों की एक श्रृंखला का निर्माण होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस हैं, ये सारे खनिज कार्बनिक पदार्थ हैं जो ठोस, द्रव, तरल और गैस रूप में पाए जाते हैं। कुछ खनिज हैं यहाँ पर और उनकी विशेषताएं भी दे रखी है, जैसे फेल्ड्स पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आज तक इनसे क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी थोड़ा देख लो। सिलिकॉन और ऑक्सीजन सभी फेल्ड स्प्रो में स्थित होते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन फेल्ड स्प्रो में ही स्थित होते हैं। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये भी अलग अलग फेल्ड स्पर में ही शामिल हैं। हमारी पृथ्वी की अगर क्रस्ट की बात करें तो उसका आधा भाग फेल्ड स्पर से ही बना है। इसका रंग हल्का क्रीम से लेकर हल्का गुलाबी होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच बनाने में हम फेल्ड स्पर का यूज़ करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आधा भाग हमारी क्रस्ट का फेल्ड स्पर से ही बना है, याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वार्ट्ज। ये रेत और ग्रेनाइट का एक प्रमुख घटक है, एक तत्व मान सकते हो रेत और ग्रेनाइट का। इसमें सिलिका होता है, एक कठोर खनिज है। ये पानी में सर्वथा अघुलनशील होता है, पानी में घुलता नहीं है। सफ़ेद रंग का होता है, रंगहीन होता है। इसका उपयोग रेडियो और रडार में होता है। ग्रेनाइट इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट आता है पायरोक्सिन। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका इनमें शामिल है पायरोक्सिन में। हमारी पृथ्वी के भूपृष्ठ का 10% जो हिस्सा वो पायरोक्सिन से ही बना है। भूपृष्ठ का 10% और आधा प्रतिशत फ्लोर स्पीड से। और यह उल्कापिंड में भी पाया जाता है पायरोक्सिन, और इसका रंग हरा और काला होता है। ठीक है, उल्कापिंड में भी पायरोक्सिन पाया जाता है। एम्फीबोल। एम्फीबोल के प्रमुख तत्वों की बात करें तो एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा और मैग्नीशियम है। पृथ्वी के भूपृष्ठ का 7% एम्फीबोल से बना है। हरे और काले रंग का होता है। एस्बेस्टस के उद्योग में भी इसका यूज़ होता है। हॉर्न ब्लेंड भी एम्फीबोल का ही एक प्रकार है। तो क्रस्ट का 7% और इसके अलावा इसका उपयोग एस्बेस्टस के उद्योगों में किया जाता है। नेक्स्ट आता है माइका।
माइका पोटासियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका आदि में निहित होता है माइका। पृथ्वी की क्रस्ट में लगभग 4% जो अंश है वो माइका, इसे अभ्रक भी कहते हैं, माइका में पाया जाता है। ये सामान्यतः आग्नेय और रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं। विद्युत उपकरणों में इनका प्रयोग होता है, बिजली वाले उपकरणों में माइका का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ खनिज थे। नेक्स्ट और भी दिए हुए हैं, जैसे ओलिविन, मैग्नीशियम, लोहा और सिलिकन, ये सारे ओलिविन के तत्व हैं, मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका। आभूषणों में इसका ओलिविन का यूज होता है। हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं, बेसाल्ट चट्टानों में पाया जाता है। और बेसाल्ट किस प्रकार की रॉक्स हैं? बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है। इन प्रमुख खनिजों के अतिरिक्त शैलों में क्लोराइट, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट और बेराइट जैसे कुछ खनिज भी कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सारे क्या हैं? ये दोनों आपके टाइप ऑफ आयरन है, लोहे के प्रकार है। बॉक्साइट, जिससे हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे भी खनिजों की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। अब खनिजों के 2 टाइप देख लो। एक तो होते हैं धात्विक खनिज, जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, धातु पाई जाती है। 3 प्रकार में से डिवाइड करते हैं। भूमल्य धातु, जैसे भाई आपकी कीमत ज़्यादा होती है, जिनकी सोना, चांदी, प्लेटिनम। दूसरा लोहे धातु, जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है। लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं भी इसके अंतर्गत ही आएंगी। लोहा आएगा, स्टील आएगा और इसके द्वारा अन्य धातुएं भी आएंगी। नेक्स्ट आता है अलोहक धातु, जिसमें लोहे का अंश नहीं होता। तांबा, सीसा, जिंक, टीन, एल्यूमिनियम, ये सारी धातुएं आती हैं आपकी अलोहिक धातु में। नेक्स्ट आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, जिसमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते। उसमें धातु होती है, इसमें धातु का अंश नहीं होते, जैसे गंधक है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, ये सारे अधात्विक खनिज है। सीमेंट भी अधात्विक खनिजों का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। अब आती है आपकी चट्टानें। आप सबको पता है चट्टानें हमारी जो क्रस्ट चट्टानों से ही बनी हैं, और जो चट्टानें हैं वो एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनी हैं। जो चट्टानें होती है कठोर भी होती है, नरम भी होती है और अलग अलग रंगों की भी होती हैं। जैसे ग्रेनाइट है, कठोर है, शैलखंडी है, ये नरम है। ग्रेनाइट कठोर चट्टान है और शैलखंडी नरम है। गैब्रो काला है और क्वार्टरजाइट दूधिया यानी सफ़ेद है। गैब्रो काले रंग की होती है चट्टान और क्वार्टरजाइट दूधिया सफ़ेद। शैलों में जो खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्ड्स्पर और क्वार्ट्ज हैं, जो हमने अभी अभी पढ़ा। फेल्ड्स्पर और क्वार्ट्ज वही हैं आपके खनिज पदार्थ। शैलो, और अगर हम बात करें शैलो यानी चट्टानों और सतलाकृतियाँ और मिट्टी में निकट संबंध होने के कारण जो भूगोल शास्त्री को शैलो का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। यानी किसी भी भूगोल शास्त्री को चट्टानों का ज्ञान होना जरूरी है। एक आता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या है? शैलो का विज्ञान है, यानी साइंस ऑफ रॉक्स कह सकते हैं आप पेट्रोलॉजी। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, पीजीटी लेवल पर भी और टीजीटी लेवल पर भी। पेट्रोलॉजी चट्टानों का विज्ञान है। एक पेट्रोशास्त्री शैलो के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिजों की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन, दूसरी शैलों के साथ उनके संबंध, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है एक पेट्रोशास्त्री के द्वारा। चट्टानों में अगर हम बात करें तो आपकी चट्टानें मोस्टली तो 3 ही प्रकार की होती हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। आग्नेय चट्टान, जो कि मैग्मा और लावा से घनीभूत होती हैं। अवसादी चट्टान, जो कि बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो चट्टानें होती हैं उनके निक्षेपण से, उनके अपरदन द्वारा बनती हैं। तीसरा कायांतरित चट्टान, उपस्थित जो चट्टानें होती हैं अगर उनका पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाए तो उस प्रक्रिया से निर्मित होती हैं कायांतरित चट्टान। तो सबसे पहले आती है आग्नेय शैलें। जैसा कि देखो पता भी है, आग्नेय शैलें जो कि आपकी एक ये कह सकते हो आप किससे बनती हैं? लावा के जमने से बनती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो लावा मैग्मा आता है बाहर लावा के रूप में, तो वो जमकर आग्नेय चट्टानें बनाता है, जिसे प्राथमिक, सबसे पहले यही चट्टानें बनती हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। तो जो आग्नेय चट्टानें हैं ये लैटिन भाषा के इग्निस वर्ड से बना है, इग्निस, और जिसका अर्थ होता है अग्नि। जिसका अर्थ क्या होता है? अग्नि। ठीक है, मैग्मा के विषय में तो हम पहले ही जानते हैं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जब भी आपका मैग्मा ठंडा होकर ठोस बनता है तो आग्नेय चट्टानें बनती हैं। ठंडा और ठोस बनने की ये प्रक्रिया पृथ्वी की क्रस्ट में और पृथ्वी की सतह पर हो सकती है।
अगन्य शैलों का वर्गीकरण उनकी बनावट के आधार पर किया जाता है। इसकी बनावट इसके कण के आकार, व्यवस्था और पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। किस प्रकार के कण है, किस प्रकार की अवस्था है, किस प्रकार का लावा है। यदि पिघले हुए जो पदार्थ है वो धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो जो खनिज के कण बनेंगे वो पर्याप्त बड़े हो सकते हैं, ठीक है। और सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे और चिकने कण बनते हैं। शीतलता और मध्यम परिस्थितियां होने पर जो अगन्य शैलों को बनाने वाले कण मध्यम आकार के भी हो सकते हैं। यानी ये कहीं ना कहीं लावा पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के कण बनेंगे। ग्रेनाइट हुआ, गैब्रो, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया, टफ, ये सारे के सारे आपके अगन्य चट्टानों के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ग्रेनाइट, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया। ये ज्वालामुखी ब्रेशिया जो होते हैं ना, ये बड़े बड़े ज्वालामुखी टुकड़ों को कहते हैं। जब भी ज्वालामुखी फटता है तो जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं उनको। नेक्स्ट आती हैं अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान। ये लैटिन भाषा के सेडिमेंट से बनी है जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना, यानी निक्षेपित हो जाना, व्यवस्थित हो जाना। पृथ्वी की सतह की जो शैलें हैं, चाहे वो आगन्य है या कायंत्रित हैं, जब उनका अपक्षय होता है तो वो टूट फूट जाती है और विभिन्न प्रकार के विखंडों में यानी टुकड़ों में विभाजित होती हैं। अब ये जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों का बहिर्जनिक कारकों के द्वारा निक्षेपण हो जाता है, और जब निक्षेपण हो जाता तो ये लेयर्स के रूप में जम जाती हैं, और जब ये लेयर्स के रूप में बन जाती है तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं लिथिफिकेशन यानी शीली भवन, लिथिफिकेशन, ठीक है। बहुत सी जो आपकी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शीली भवन के बाद अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं, और इसी वजह से बालू का शैल आज जैसी जो अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतह भी देखने को मिलती हैं। तो निर्माण पद्धति की बात करें तो निर्माण पद्धति के आधार पर जो अवसादी चट्टानें होती हैं, तीन प्रमुख इन्हें भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है यांत्रिक रूप से। यांत्रिक रूप से जब अपने आप चटक कर चट्टानें टूट जाती हैं, चटक कर टूट गई ना, उस चीज़ को कहते हैं यांत्रिकी। बालू का शम, पिंड शिला, चूना प्रस्तर, शैल, विमृदा, ये सारी की सारी यांत्रिकी रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। नेक्स्ट आती है कार्बनिक रूप से निर्मित। उदाहरण थे जैसे गीजराइट है, खड़िया है, चूना पत्थर है, कोयला है, ये सारी की सारी कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। तीसरी आती है रासायनिक रूप से निर्मित चट्टानें, जैसे श्रृंग है, प्रस्तर है, चूना पत्थर है, हेलाइट है, पोटास है, ये सारी की सारी आपकी निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलें हैं। तीसरी आती है कायांतरित शैल, जिस नाम ही इसका देखो, कायांतरित यानी काया में परिवर्तन यानी रूप में परिवर्तन, स्वरूप में परिवर्तन। दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन्हीं चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती हैं। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण जो चट्टानें निचले स्तर की ओर खिसक जाती हैं, तो जब भूपृष्ठ से उठता हुआ या पिघलता हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली चट्टानों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, तब कायांतरण होता है। कायांतरण एक प्रक्रिया है जिसमें शैलों का पुनः क्रिस्टलीकरण भी हो जाता है। वास्तविक शैलों में जो पदार्थ है पुनः संगठित भी हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने या पिसने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिकी, व्यवधान और पुनः संगठित होना कायांतरित कहलाता है। सिंपल सी बात है भाई, जब आपकी कोई भी अगन्य या अवसादी चट्टान अधिक तापमान, अधिक दबाव या अधिक किसी अन्य प्रक्रिया के संपर्क में आएगी ना, तो वो कायांतरित चट्टान बन जाती है। ऊष्मा कायांतरण के कारण शैलों के पदार्थों में जो रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं और उनका पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है। ऊष्मा कायांतरण भी आगे चलकर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संपर्क कायांतरण और दूसरा होता है प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क, देखो नाम से ही पता चल रहा है, संपर्क यानी जब चट्टानें गर्म और ऊपर उठते हुए मैग्मा या लावा के संपर्क में आ जाएंगी, ठीक है। किसी जगह पर ज्वालामुखी फटा, गरम गरम लावा बाहर आ रहा है, तो वहाँ की जो चट्टानें वो मेल्ट हो जाती हैं, दोबारा से उनका पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है और मैग्मा और लावा के योग से उनमें नए पदार्थ पैदा हो जाते हैं। प्रादेशिक कायांतरण में क्या होता है, प्रादेशिक कायांतरण में आपका उच्च तापमान और दबाव, इन दोनों के कारण शैलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियां पैदा हो जाती हैं, यानी हलचल के कारण, और उनका पुनः क्रिस्टलीकरण भी हो जाता है। इसमें कुछ कण या खनिज सतह रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित शैलों में खनिजों और कणों की इसी व्यवस्था को पत्रण भी कहते हैं या रेखांकन भी कहते हैं, फोलेशन, ठीक है, या लाइनर। कभी कभी खनिज या विभिन्न
समूह के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि वे हल्के और गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायांतरित सेलों में ऐसी संरचनाओं को बैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बैडिंग। और बैडिंग प्रदर्शित करने वाली जो चट्टानें होती हैं उन्हें कहते हैं बैडड शैले। सिंपल सी बात है। आपकी प्रादेशिक में क्या होगा, विवर्तनिक के हलचलों के कारण या विवर्तनिक के कारण जब आपकी चट्टानें एक जैसी चट्टान एक जगह हो जाएगी तो उसे पत्रित, और जब आपके अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे तो अपत्रित। और कायांतरित सेलों में इस प्रकार की संरचनाओं को बैंडिंग और बेंडिंग जो दिखाती हैं चट्टानें उनको कहते हैं बैंडड शैलें। कायांतरित होने वाली वास्तविक शैलों पर ही कायांतरित शैलों के प्रकार भी निर्भर करते हैं। दो प्रमुख भागों में इन्हें बांटा जा सकता है, जैसे पत्रित शैल और अपत्रित शैल, जो मैं अभी आपको बता रही थी। पटिताशय में ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज, ये सारे आपके रूपांतरित शैलों के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है शैल चक्र। शैल चक्र कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है, आप मैप से समझो। सबसे पहले हमारे धरातल पर कौन सी चट्टानें बनी है भाई? आग्नेय चट्टानें। कौन सी चट्टानें बनी है? आग्नेय। सेकंड नंबर पर जब आग्नेय चट्टानें टूटी फूटी, अपर्दन हुआ, अपक्षय हुआ, और फिर हमारी बनी अवसादी चट्टानें। अवसादी और आग्नेय जब किसी ऐसी चट्टानों के संपर्क में आती हैं अधिक तापमान दबाव में तो बनी कायांतरित शैल। कायांतरित शैल जब दोबारा मैग्मा के संपर्क में आएंगी तो दोबारा से बन जाएगी आपकी आग्नेय शैल। समझ रहे हो? तो ये जो पूरा सर्कल है इसी तरीके का चलता रहता है। आग्नेय और अवसादी चट्टानों के बीच ये इसी तरीके से चलता रहता है और इस पैराग्राफ में इसी चीज़ को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये था भाई आपका चट्टानों वाला चैप्टर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप दोगे। निम्न में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक है? मैंने आपको बताया था सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, लोहा और पोटाशियम, और लोहा और निकल। तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर दोगे। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा कायांतरित शैलों का प्रमुख लक्षण है? परिवर्तनीय, क्रिस्टलीय, शांत या पतरन। थर्ड है कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? सोना, माइका, चांदी, ग्रेफाइट। फोर है कौन सा कठोरतम खनिज है? टोपाज, क्वार्ट्ज, हीरा, फेल्सपर। और लास्ट है कौन सी जो चट्टान है वो अवसादी नहीं है? टाइलाइट, ब्रेशिया, बोरेक्स और संगमरमर। तो गाइस चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है पूरा। छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, इजी सा था। तो आई थिंक आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो क्वेश्चन। इसके साथ मेरी क्लासेस आपको कैसे लगती हैं वीडियोस, वो भी मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अपना शुरू करते हैं आज का चैप्टर का नाम रहेगा भू आकृतिक प्रक्रियाएं, यानी जो जियोमॉर्फिक जो आपकी प्रोसेस होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, उनको यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। मैं आपको समझा चुकी हूँ। हमारे जो पहले 5 चैप्टर थे वो इसी से रिलेटेड थे। क्रस्ट से रिलेटेड थे, आपकी प्लेटों का मूवमेंट से रिलेटेड थी, थ्योरी थी आपकी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, उसके अलावा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भी हमने कम्प्लीटली पढ़ा। 5वें चैप्टर में हमने खनिजों के बारे में पढ़ा और चट्टानों के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारा जो धरातल है वो एक समान नहीं है, उबड़ खाबड़ है, कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है। यानी हमारी जो क्रस्ट है वो कैसी है? गत्यात्मक है। और हम सभी जानते हैं कि उसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, यानी जो हमारी क्रस्ट हैं, जो हमारी भूपट्टी हैं, या तो वो आगे पीछे या ऊपर नीचे उसमें संचलन होता रहता है। और ये सभी कुछ हमें पता है किसकी वजह से होता है। अब हमारी जो भूपट्टी का निर्माण हुआ है वो हमारे पृथ्वी के अंदर काफ़ी आंतरिक बल थे। आंतरिक बल यानी इंडोजेनेटिक फोर्सेस थे। और जो आंतरिक बल थे उन्होंने कुछ पृथ्वी के अंदर खलबली पैदा की, और जिसकी वजह से पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर आ गया। धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। यानी हमारा जो सरफेस है वो हर प्रकार की एक्टिविटी या प्रोसेस से प्रभावित होता है, चाहे वो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, या सूर्य से द्वारा प्राप्त ऊर्जा है। ठीक है, कुछ भी हो। यद्यपि जो आंतरिक बल है वो अभी भी सक्रिय है। पृथ्वी के अंदर आप देखते हो अभी भी आपके ज्वालामुखी फट रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। तो ये सब कुछ किसकी वजह से? एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से। इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी मंडल के अंतर्गत जो बाह्य बल है और पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक बल है, इन सब से कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी का धरातल प्रभावित होता है। तो बाह्य बलों को कहते हैं एक्सोजेनेटिक यानी बहिर्जनिक, और आंतरिक बलों को कहते हैं एंडोजेनेटिक यानी अंतर्जनित बल।
ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सोजेनेटिक कौन से होते हैं, एंडोजेनेटिक कौन से होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पीजीटी लेवल और टीजीटी दोनों में ही आता है ये क्वेश्चन। उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण, बेसिन और निम्न क्षेत्रों या गर्तों का भराव धरातल पर अपरदन के माध्यम से ऊंचावच के मध्य के अंतर को कम होने को तल संतुलन कहते हैं। सीधी सी बात है, हमारे धरातल पर जो ऊंचे ऊंचे पार्ट है, फिर उस पर नदियाँ और उसके अलावा पवने, आपकी भूमिगत जल और हिम नदियाँ, ग्लेशियर्स, ये सब क्या करते हैं, ये सब एरोजन करते हैं, यानी अपरदन करते हैं। अपरदन कर करके वो जो हमारे ऊंचे पार्ट थे उनको थोड़ा कम कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तल संतुलन यानी ग्रेडेशन। ठीक है, तल संतुलन जिसे कहा जाता है। आंत्रजनित जो शक्तियाँ होती है वो धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं और उनका निर्माण करती हैं। हमारे धरातल के जो पार्ट्स हैं वो ऊपर उठते हैं, किसके कारण, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल होते हैं, जो फोर्सेस होती हैं, उनके कारण। इस प्रकार जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं होती हैं वो उच्चता में भिन्नता को बराबर लाने में असफल रहती हैं। देखो कहीं ना कहीं है ना, जो बाह्य कारक होते हैं, जैसे अभी मैं बता रही थी नदियाँ या अपरदन करती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे धरातल को बिल्कुल समतल लाने में असफल होते हैं। थोड़ा बहुत तो अपरदन कर देते हैं पर इतना नहीं कर पाते कि वो बिल्कुल आपका जो लैंड है वो प्लेन एरिया में बदल जाए। समझ रहे हो ना। तो जब तक बहिर्जनिक और आंतरजनिक बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहेंगे, आंतरजनित बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल हैं। सिंपल सी बात है, ये प्रोसेस चलता रहता है और इसी की वजह से जो हमारे एंडोजेनेटिक जो फोर्सेस हैं वही हमारे क्या हैं, भू आकृति निर्माण करने वाले प्रमुख फोर्सेस के रूप में हैं। उसके अलावा जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं वो क्या हैं, भूमि का विघर्षण करती हैं, अपरदन करती हैं। समझ गए। तो ये दोनों बल हैं, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। अब सिंपल सी बात है, ये तो आपके काम का है नहीं, ये फर्स्ट पैराग्राफ। आप ये देख सकते हो कि धरातल के अधिकांश पार्ट को बहुत लंबी अवधि यानी सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है, फीचर्स प्राप्त हुए हैं। पर्वत बना है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से आपका वो पर्वत उठकर खड़ा हो गया है। ठीक है, काफ़ी करोड़ों अरबों वर्ष लगे हैं, उसको सैकड़ों वर्ष लगे हैं उस पर्वत को ऊपर उठने में। धीरे धीरे ये प्रक्रियाएँ चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपका हिमालय पर्वत जो कि आज भी ऊपर उठ रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को आकार दिया और अभी भी दे रही हैं, और उन पदार्थों की प्रकृति जिससे ये निर्मित है, अगर इन सबको हम समझ लें तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित जो हानिकारक प्रभाव है उनको हम थोड़ा बहुत कम कर पाएंगे। जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी हैं, तो जो हमें नुकसान पहुंचाते तो उनको हम थोड़ा बहुत कम कर पाएंगे। और भविष्य के लिए भी हम इनसे सुरक्षित रह जाए तो इसके लिए भी हम आवश्यक उपाय भी कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें होंगी कब? ठीक है, ये सारी चीज़ें जब ही होंगी तब आपको पता होगा, ज्ञान होगा। तो सबसे पहले वही आता है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। समझ गए हो आप एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं। तो आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं का अर्थ समझना चाहोगे, सिंपल सी वही बात है, धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनिक और बहिर्जनिक यानी एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस होते हैं उनका भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण जो भूतल होता है उसके विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल विरूपण, ज्वालामुखी, ये क्या है, आपके अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो हमारी पृथ्वी के अंदर घटित होती हैं। ठीक है, पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता, यानी ज्वालामुखी आपके किस में आएंगे, एंडोजेनेटिक फोर्सेस में। और इससे पहले की इकाई में ये संक्षेप में विवेचित हैं। और इसके अलावा जो आपका अपक्षय होता है, मास वेस्टिंग होती हैं, व्रत शरण जिसे कहते हैं, अपरदन होता है, निक्षेपण होता है, ये सारी की सारी हमारी बहिर्जनिक में आती हैं। अपक्षय वही होता है जब चट्टानों का टूटना फूटना, आगे अपक्षय पूरा डिटेल में है। ठीक है, ये सारे वर्ड आगे पूरे डिटेल में हैं, आप टेंशन ना लेना, आगे चल के एक एक वर्ड पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है इसी चैप्टर में। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल है, हिम है, ग्लेशियर है, वायु है, ये धरातल के पदार्थों को एक्वायर करते हैं, अधिग्रहण करते हैं और उनको अपने साथ ले भी जाते हैं। परिवहन यानी अपने, जैसे जल है तो अपने साथ बहा कर ले जाएगा है। ठीक है, ग्लेशियर भी अपने साथ खिसका कर ले जाते हैं, हवा अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, इस तरीके से। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी भू आकृतिक कारक कहलाते हैं। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण इतने ज़्यादा मूवमेंट करने लग जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे खिसका कर ले जाते हैं, और जहाँ पर नीचा भाग दिखेगा ना उन सब पर, उन जैसे हवा है, बहुत तेज़ आंधी आई है, ऊंचे ऊंचे टीलों से मिट्टी उठा लेगी, और जहाँ पर उसको निचले मैदान दिखेंगे तो वहाँ पर उनको छोड़ देगी, बिछा देगी, तो उसे कहते हैं निक्षेपित।
तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं और भू आकृतिक कारक विशेषकर जो एक्सोजेनेटिक हैं, यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग ना कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना, ये दोनों एक ही होती हैं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं और भू आकृतिक कारक। एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर भी प्रभावी हो जाता है। एक कारक यानी एजेंट की बात करें तो एक गतिशील माध्यम, जैसे प्रवाहित आपका बहता हुआ जल है, ग्लेशियर है, विंड है, लहरें हैं, समुद्री लहरें, धाराएं हैं, ये सभी आ जाती है गतिशील माध्यम में, जो धरातल के पदार्थों को अपने साथ हटाएगी, पहले उनको धरातल के पदार्थों को अपने साथ ले जाएगी और फिर किसी अन्य स्थान पर ले जाकर जमा कर देती हैं। तो ये सारे अलग अलग फीचर्स भी आते हैं इनसे, ये पीजीटी लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, बहता हुआ पानी, भूमिगत जल, भूमि का पानी, ग्लेशियर, हवा, लहरें, धाराएं, इन सभी को क्या कहा जाता है? भू आकृतिक कारक कहा जाता है, क्योंकि भू आकृति को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। ये सभी आपस में मिलकर ऊंचे ऊंचे पार्ट से जो सेडिमेंट है उनको उठाएंगे और निचले पार्ट में ले जाकर निक्षेपित कर देंगे, जमा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ये भी ढाल के सहारे जितने भी आपके सेडिमेंट है, गतिशील पदार्थ है, उनको सक्रिय बनाने वाली डायरेक्शनल बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर भी स्ट्रेस डालता है, दबाव डालता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षक प्रतिबल लहरों और ज्वार भाटा जनित जो धाराएं हैं, यानी जो लहरें और ज्वार भाटा के माध्यम से पैदा होती हैं जो धाराएं, उन सबको क्रियाशील बनाता है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो प्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा पैदा होते हैं, और वह ज्वार भाटा यानी लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठेंगी, भाटा और नीचे गिरती हैं, तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं गतिशीलता होती है। निस्संदेह गुरुत्वाकर्षण और ढाल प्रवणता के अभाव में, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो या फिर ढाल ना हो तो गतिशीलता संभव नहीं है। ठीक है, अगर सारा ही प्लेन एरिया है तो फिर कहाँ से आपका अपर्दन होगा, कहाँ से परिवहन होगा और कहाँ से निक्षेपण होगा? पूरा का पूरा अगर पूरी पृथ्वी ही प्लेन होगी तो। ठीक है, समझ रहे हो? तो गुरुत्वाकर्षण बल या फोर्स एक ऐसा फोर्स है, ग्रेविटी, जिसके माध्यम से हम धरातल के संपर्क में रहते हैं। यही वो बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को भी प्रभावित करता है। सभी संचलन, चाहे वो पृथ्वी के अंदर हो या पृथ्वी के सरफेस पे हो, प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। और ऊंचे लेवल से नीचे लेवल की ओर और उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर हवाएं चलना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। अगर हमारी पृथ्वी के चारों ओर ग्रेविटी ना हो तो हम भी पृथ्वी के साथ लगकर नहीं रह पाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ग्रेविटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है अंतर्जनिक प्रक्रियाएं। अब इसे आप डिटेल में पढ़ोगे। एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस, पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा होती है वो भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती हैं। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांश रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन और ज्वारीय घर्षण और पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती हैं, जो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा होती है। ठीक है, भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल और स्रोत होती हैं, जो समझ रहे हो ना, जो पृथ्वी के अंदर जो भी रेडियोधर्मी प्रोसेस होते हैं, रोटेशनल होती है जो भी पृथ्वी का, ज्वार आते हैं, ज्वारीय घर्षण होते हैं, ये सभी पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा होती है ना उसके द्वारा उत्पन्न होती हैं। भूतापीय प्रवणता, भूतापीय प्रवणता और पृथ्वी के अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण और ज्वालामुखीता को भी प्रभावित करते हैं। भूतापीय प्रवणता और अंदर के ऊष्मा प्रभाव और भूपट्टी की मोटाई और दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जलित बलों के जो कार्य है वो समान नहीं होते, अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपट्टी की तरह असमतल ही होती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा पैदा होती है वही आपकी कई तरीके के प्रोसेस को जो पृथ्वी के बाहर घटित होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है पटल विरूपण। अब ये वर्ड आया था, जब पटल विरूपण क्या होता है आप डिटेल में समझोगे आप। पटल विरूपण ये सारा वो प्रोसेस होता है जो हमारी भूपट्टी उसको संचलित करेगा, उत्थापित करता है और उसका निर्माण करता है, यानी क्रस्ट को मूवमेंट करने में और उसका निर्माण करने में अहम योगदान होता है इसका, पटल विरूपण का। ठीक है, इसके निम्नलिखित सम्मिलित हैं। तो एक तो तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण और भूपट्टी की लंबी और संकरण पट्टियों को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं, यानी जो पर्वत निर्माण होता है जिसे आप देखती हो साइड में दो फोर्सेस काम करते हैं, बीच की लैंड ऊपर उठ जाती है, तो वो पर्वत निर्माण भी आपको इसी तरीके से संभव है। लंबी और संकरण पट्टियों को प्रभावित करने वाली जो परिवर्तनीय प्रक्रियाएं हैं वो भी इसी में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है धरातल के बड़े भाग की उत्थापन और विकृति में सालगन महाद्वीपीय रचना संबंधी
प्रक्रियाएं, यानी जो धरातल का एक बहुत बड़े पार्ट की बात करें तो उसका ऊपर उठना और उसकी जो आकृति हैं उसमें चेंजेस होना, यानी महाद्वीपों की रचना होना, कॉन्टिनेंट का निर्माण होना, ये भी पटल विरूपण के कारण होता है। अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, छोटे लेवल पर जब ये बल लगता है तो आपके छोटे जो भूकंप होते हैं लोकल लेवल पर वो पैदा होते हैं। क्रस्ट प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका प्लेट विवर्तनिक की प्रक्रिया में भूपटल वलयन के रूप में तीक्ष्ण से विकिरित हो जाती हैं। ये वर्डिंग बड़ी मुश्किल यूज़ की हुई है इन्होंने इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने, ठीक है। बाकी इतना मुश्किल चैप्टर ये है नहीं जितना बना दिया है। क्रस्ट की अगर हम बात करें, जो क्रस्ट है प्लेट के क्षैतिज संचलन जब होता है, क्षैतिज संचलन क्या होता है, जब आपकी एक चट्टानी पार्ट ये है, एक चट्टानी पार्ट ये है, तो इस तरीके से, ठीक है, यानी वर्टिकल नहीं, क्षैतिज आमने सामने से। तो जब होता है तो प्लेट विवर्तनिक का जो सिद्धांत है वो आप सबने पढ़ रखा है। तो क्षैतिज संचलन के कारण ये सब कुछ संभव होता है और इन सभी की वजह से महाद्वीपीय रचना के कारण साधारण विकृतियां पैदा हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पर्वत निर्माण प्रक्रिया, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है, ठीक है। तो आपका जो पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जो आपका क्षैतिज संचलन के कारण ही लैंड का पार्ट ऊपर उठता है, तो पटल विरूपण के कारण होता है। महाद्वीपीय रचना, महाद्वीप की निर्माण की प्रक्रिया वो भी इसी में आती हैं। परिवर्तनी महाद्वीप रचना जैसे एपेरियोजेनी, ये भी आपकी भूकंप और प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रिया से ही बना है। आपको भूकंप पता है कैसे आते हैं, आपको पता है प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी क्या है, मैंने पूरी डिटेल से ही पढ़ा दी। तो कहीं ना कहीं प्लेट विवर्तनिकी आपकी पटल विरूपण से ही रिलेट करती है और इससे हमारे भूपट्टी में दरारें पड़ती हैं, भ्रंश पड़ते हैं। भ्रंश जो चैप्टर है वो मैंने पूरा अपने चैनल पर पढ़ा रखा है। ज्योग्राफी में व्हाइट बोर्ड पर मैंने एक एक फीचर बना के पढ़ा रखा है। तो अगर आपको भ्रंश पढ़ना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप भ्रंश चैप्टर वहां से पढ़ सकते हो। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन और ताप क्रम में परिवर्तन होता है और जिसके फलस्वरूप शैलों का जो कायांतरण है वो भी प्रेरित होता है, यानी शैलों का यानी चट्टानों का जो रूप है वो भी बदलता है इन सभी प्रक्रियाओं के कारण, दबाव के कारण, आयतन के कारण और ताप परिक्रम के कारण। नेक्स्ट आता है ज्वालामुखीता यानी वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म ज्वालामुखीता के अंतर्गत जो आपकी पिघली हुई चट्टानें हैं, लावा है, वो भूतल की ओर आता है, उसका संचलन होता है। अनेक आपकी पृथ्वी के अंदर आंतरिक है, बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का जो निर्माण है वो भी सम्मिलित होता है। और क्योंकि हम ज्वालामुखी पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल से ज्वालामुखी को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ज्वालामुखी मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। टाइप ऑफ ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का वितरण, ये आई थिंक इसी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 और 3 होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ये सिंपल सी बात है, जो यानी सूर्य से द्वारा निर्धारित जो वायुमंडलीय ऊर्जा है या फिर आंतरिक शक्तियों से नियंत्रित जो टेक्टोनिक है, इन सभी कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त होते हैं या इन्हीं से उत्पन्न होते हैं बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त, अगर हम बात करें, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बहिर्जनिक प्रक्रियाओं में, हमें अभी पढ़ा था। तो गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है, ढाल की दिशा में पदार्थ को संचलित करता है। यानी सिंपल सी बात है, जैसे आपका ये पर्वत है तो यहाँ से, जैसे ये आपका पर्वत है, यहाँ से हवा आई, हवा ने यहाँ से मटेरियल उठाया, उसको अपने साथ बहा कर ले जा रही है और इस एरिया में लाकर जमा कर दिया। तो ढाल की दिशा में पदार्थों को बहा कर ले जाते हैं, संचलित कर लेते हैं और प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, यानी प्रतिबल कहते हैं। ठोस पदार्थ में जो प्रतिबल होता है वो धक्का और खिंचाव यानी पुश एंड पुल से उत्पन्न होता है। पुश भी करना पड़ता है और पुल भी, ठीक है। इससे आपकी जो आकृतियां हैं वो विकृति में बदल जाती हैं। धरातल में पदार्थों के सहारे जो सक्रिय बल है वो यानी कुछ अपरूपण प्रतिबल यानी विलककारी बल, सिंपल सी बात है, यानी अलग से पदार्थों के सहारे जो बल पैदा होता है उसे कहते हैं शेयर स्ट्रेसेस। यही प्रतिबल शैलो और धरातल के पदार्थों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो अपरूपण एक बार मैं आपको, देखो ये सही है बिल्कुल, अनाच्छादित प्रक्रियाएं, इसमें आपका क्या क्या आता है। तो यहाँ पर देखो हमारा ये अपक्षय हो गया, प्रक्रिया में प्रोसेस में अपक्षय हो गया, वृत्त संचलन हो गया और अपर्दन और परिवहन हो गया। अपक्षय में आपके आणविक दाब, रासायनिक प्रक्रिया, गुरुत्वाकर्षण, ये सब अपक्षय भी आगे पढ़ेंगे। वृत्त संचलन में हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है मेन, और भाई आपके अपर्दन और परिवहन में गतिज यानी मूवमेंट यूज होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है, इस प्रतिबल का जो परिणाम होता है कोणीय विस्थापन या विसर्पण या फिसलन होता है। ये विसर्पण ये सब कुछ वही होता है जब ढाल के सहारे से मलबा बहकर नीचे की ओर जम जाता है या किसी नीचे एक विशेष आकृति धारण कर लेता है, उसे कहते हैं मलबे को विसर्पण, स्लिप पैक। धरातल के जो पदार्थ होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होती हैं। ग्रेविटी से तो प्रभावित होते ही, उसके अलावा दूसरा फोर्स और होता है आणविक, जो कई कारक जैसे तापमान में परिवर्तन। कई बार आप देखते हो दोपहर में ही एकदम वर्षा हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल गर्म है और एकदम से बारिश हो गई, इस तरीके का क्रिस्टलन और पिंगलन द्वारा उत्पन्न होते हैं आणविक बल। रासायनिक प्रक्रियाएं जैसे सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला कर देती हैं। रासायनिक जो प्रक्रियाएं होती है, सिंपल बात बताती हूँ, देखो अब जैसे हमारी रेगिस्तान का है कोई सीन और वहाँ पर कोई रोक है, चट्टान है, बहुत ज़्यादा गर्म है भाई, बहुत दोपहर का मौसम है और एकदम से बारिश आ जाए, अब उसमें क्या होगा, उस चट्टान में एकदम से गर्म चट्टान थी, बारिश गिरा तो झन की आवाज़ आएगी और उसमें दरारें भी पड़ जाती है छोटी छोटी। जब यही प्रोसेस बार बार दोहराता रहता है तो उसमें वे दरारें चौड़ी होती चली जाती हैं और फिर उसमें रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उनके कण भी ढीले हो जाते हैं और इससे क्या होता है, उन दरारों के अंदर फिर पानी घुस जाएगा या फिर बर्फी सर्दियों में मान लो वहाँ उस एरिया में बर्फ़ पड़ती हो तो बर्फ़ अंदर घुस जाएगी और वो बर्फ़ अंदर घुसकर फिर पिघलेगी, फिर बर्फ़ जमेगी, तो इसी प्रोसेस में वो दरार और भी चौड़ी होती जाएगी और इस प्रकार से वो चट्टान कभी ना कभी फिर टूटने लग जाती है। तो धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का जो विकास होता है अपक्षय, वृत्त, क्षरण, संचलन और अपरदन का मूल कारण है। तो यही सारा जो प्रोसेस मैंने बताया ना अभी रेगिस्तान वाला, वो सेम इसी में ही आपका अपक्षय यानी चट्टानों का टूटना, वृत्त, क्षरण यानी बाहरी क्रियाओं द्वारा और अपरदन, ये सब कुछ इसमें ही शामिल किया जाता है। धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, जैसे बहिर्जनिक भूआकृति प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। सिंपल बात है, हमारे यहाँ कहीं पर बर्फ़ पड़ती है सारा साल, कहीं पर सारा साल गर्मी रहती है, कहीं पर बारिश का मौसम होता है, तो अलग अलग वेदर है। पूरी अर्थ की बात करें तो जो उनकी विभिन्न प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन डेन्यूडेशन के अंतर्गत रखा जाता है। अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? अनाच्छादन शब्द का अर्थ है यानी आवरण हटना, आवरण हटना यानी ऊपर की परत हट जाना, ठीक है। अपक्षय, वृत्त, क्षरण, संचलन, अपरदन, परिवहन, ये सभी इसी में ही शामिल किए जाते हैं। अपक्षय, ठीक है, वैदरिंग, वृत्त, क्षरण यानी बाहरी रूप से जो बल काम करते हैं, संचलन, अपरदन और परिवहन सभी इसी में ही शामिल किए जाते हैं। अनाच्छादन प्रक्रियाओं और उनसे संबंधित जो प्रेरक बल है उसी को ही दर्शाता है, ठीक है। अनाच्छादन स्पष्ट होना चाहिए आपको कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए कोई ना कोई बल या कोई ना कोई ऊर्जा जरूर यूज होती है। कोई भी अगर हमारी धरातल पर प्रोसेस हो रहा है तो वो ऐसे ही नहीं हो रहा, उसके पीछे कोई ना कोई बल जरूर है, कोई ना कोई ऊर्जा जरूर होती है। बहिर्जनिक भूआकृतिक जो प्रक्रिया हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में भी अलग अलग होती हैं। स्पष्ट है क्योंकि हमारी धरातल पर क्या है, तापीय प्रवणता अलग अलग है, तापमान अलग अलग है, जलवायु प्रदेश अलग अलग है, अक्षांश अलग है, मौसमी और जल स्थल विस्तार इन सब में भी भिन्नता है और इसी की वजह से जो बहिर्जनिक यानी एक्सोजेनेटिक जो प्रोसेस है वो भी अलग अलग होता है। तापमान और वर्षा ये दोनों क्या है, जलवायु के दो प्रमुख घटक माने जाते हैं क्योंकि हमारी अर्थ पर बहुत कुछ तापमान और वर्षा ही निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो विभिन्न भूआकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व यानी वनस्पति कितनी गहरी है, कम है, वनस्पति के प्रकार, वनस्पति का वितरण, ये सब कुछ कहीं ना कहीं वर्षा और तापमान पर ही निर्भर करते हैं। बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। जैसे विभिन्न ऊंचाई प्रदेशों में जो विभिन्न जलवायु तत्व हैं, जैसे ऊंचाई में अंतर मिलता है, ढालों से पूर्व की ओर अंतर मिलता है, पश्चिम मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्ति होती है, यानी पूर्व की ओर सूर्य उदय होता है तो पूर्व में अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है पर्वतीय ढालों पर, पश्चिम में कम प्राप्त होता है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी भिन्नताएं हैं जो इन प्रोसेस को कहीं ना कहीं अलग अलग करती है अलग अलग एरियाज में। वायु का वेग है, वायु की गति है, वायु की दिशा है, वर्षा की मात्रा है, उसके प्रकार है, उसकी गहनता है, वर्षा और वाष्पीकरण में संबंध है, और तापमान की जो दैनिक श्रेणी है, कितना मैक्सिमम जाता है कितना मिनिमम जाता है, हिम का पिघलना है,
हिम का जमना है, तुषार है, फॉरेस्ट है, पाले का पड़ना, फ्रोस्ट और व्यापन की गहराई, इन सभी में अंतर के कारण कहीं ना कहीं जलवायु प्रदेश के अंदर जो भू आकृतिक प्रोसेस है वो भी अलग अलग होता है। सिंपल सी बात है, किसी एरिया में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ का अलग वेदर होगा, अलग प्रोसेस प्रक्रियाएं होंगी, और किसी एरिया में सारा साल बर्फ़ रहती है तो वहाँ की अलग एक्सोजेनेटिक प्रोसेस होगा। तो सारे एरियाज़ का अलग अलग होता है। यदि जलवायु कारक समान हो, अगर हम बात करें यदि आपके जलवायु कारक समान हो तो भी आपके जो बहिर्जनिक या एक्सोजेनेटिक जो प्रोसेस है इनके कार्यों की गहनता सैलों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार और उनकी संरचना पर निर्भर करती हैं। संरचना में वलन है, भ्रंश है, संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण है, झुकाव है, जोड़ों की उपस्थिति है, अनुपस्थिति है, संस्तरण है, तल है, घटक खनिजों की कठोरता है, कोमलता है, उनकी रासायनिक संवेदनशीलता है, पारगम्यता है या अपारगम्यता, ये सब कुछ इसी में ही शामिल किया जाता है। ये सारे के सारे वो फीचर हैं, वो कारक है जो कहीं ना कहीं बहिर्जनिक जो प्रोसेसेस हैं उनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, छोड़ो इसको, पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस गहराई दे रखी है एग्जाम में, इससे लेना देना कुछ नहीं है। विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उनकी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध भी, जो अगर हम बात करें विभिन्न प्रतिरोध क्षमता भी प्रस्तुत करती हैं। एक विशेष शैल की बात करें तो एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध पूर्ण और वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। एक चट्टान की बात करें, ठीक है, एक चट्टान है, एक फोर्स लग रहा है उस पर, वो प्रतिरोध पूर्ण भी हो सकता है और उसको इफेक्ट नहीं भी कर सकता है। ये कहीं ना कहीं वहाँ के वेदर पर भी निर्भर करता है, वहाँ की जलवायु पर भी, उस एरिया पर भी, तो बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की जो चट्टान होती है वो भू आकृतिक, अगर हम बात करें 1 मिनट, ठीक है, तो वो आपकी एक विभिन्न जलवायु दिशा में एक विशेष प्रकार की शैल भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध भी प्रस्तुत कर सकती हैं, अतः वे भिन्न दरों पर कार्य भी करती हैं। यानी ये ऐसा नहीं है कि एक दो चट्टानें हैं, दोनों चट्टानों पर एक ही फोर्स काम कर रहा है तो वो, और या एक ही प्रोसेस काम कर रहा है तो वो एक ही जैसा होगा, नहीं, वो चट्टान किस प्रकार की है, वो चट्टान किस प्रकार की बनी है, कौन सी चट्टान है, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं निर्भर करती हैं। सतलाकृति में भिन्नता का कारण भी बनती हैं अलग अलग एरियाज में। अधिकांश जो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनका प्रभाव थोड़ा और मंद होता है, और अल्प अवधि में यानी छोटी अवधि में बात करें तो आपकी ये अनवगम्य भी हो सकता है, और दीर्घ अवधि में ये सतत श्रांति के कारण शैलों को तीव्र रूप से भी प्रभावित करता है। तो ये सारी चीज़ें ना अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग टेम्परेचर और इन सभी चीज़ों के कारण प्रभावित होते हैं। अत्यंत ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर जो अलग अलग भिन्नता है मूल रूप से भूपटल के उद्भव से ही संबंधित है, यानी हमारी पृथ्वी के उद्भव से ही संबंधित हैं। हमारे धरातल पर जो विभिन्नताएं हम देखते हैं, धरातल पे जो पदार्थों के प्रकार हैं उनमें जो अलग अलग अंतर हैं, उनमें जो भू आकृतिक प्रक्रियाएँ हैं उनकी सक्रियता दर में अंतर है, ये आदि के कारण एक ना एक रूप में ये सब विद्यमान रहती हैं। कुछ बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यही विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अपक्षय। अपक्षय के अंतर्गत क्या आता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय जो तत्व हैं उनकी धरातल के पदार्थों पर की गई जो क्रिया है वो शामिल की जाती है। अपक्षय के अंदर अनेक प्रक्रियाएं होती हैं जो अलग और सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है। सिंपल सी बात है भाई, वेदरिंग क्या होता है, ये आपके जो वायुमंडलीय तत्व होते हैं ना, वायु दबाव, ठीक, वायु, पवन, और इसके साथ साथ आपके जो होते हैं ये बादल बनना वगैरह, ये सारे जो तापमान हैं, ये जो सारे कारक होते हैं कहीं ना कहीं अपक्षय को प्रभावित करते हैं, और अपक्षय इन्हीं के द्वारा घटित होता है। अपक्षय की बात करें तो अपक्षय को मौसम और जलवायु के कार्यों के माध्यम से ही सैलों के यांत्रिक विखंडन, मैकेनिकल, यांत्रिक यानी आप ये कह सकते हो जब चट्टान अपने आप अपने ही स्थान पर पड़ी टूटने लग जाती है, दरारें पड़ जाती है, तो यांत्रिक विखंडन, रासायनिक वियोजन, अपघटन, यानी जब चट्टानें क्या होती हैं किसी पानी में घुल जाएं, जैसे चूना पत्थर है वो घुल जाता है इस तरीके से, तो उसे वियोजन कहते हैं। तो इसके रूप में भी अपक्षय को परिभाषित किया जाता है।
यदि अपक्षय में पदार्थों को बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, अगर हम देखें, अगर अपक्षय की बात करें तो अपक्षय में थोड़ा नगण्य संचलन होता है, यानी इस लाइन का मतलब है कि भाई जो अपक्षय जब होता है ना, तब आप में मूवमेंट नहीं होती, उसमें किसी भी पदार्थों की मूवमेंट नहीं होती। जो भी चट्टान टूट फूट रही है वो अपने स्थान पर टूटेगी फूटेगी। ठीक है, तो ये इन साइट पर ही होता है सब कुछ, ऑन साइट पर ही होने वाला प्रोसेस है अपक्षय। इसमें पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाती, जो सेडिमेंट है वो। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई अपक्षय क्या होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपक्षय की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो जटिल भौमिकी जलवायवीय सतलाकृतिक और वनस्पति कारकों द्वारा प्रानुकूलित होती है। सिंपल सी बात है, ये जो अपक्षय वाला जो प्रोसेस होता है ना वो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, सतलाकृतिक होता है। सतलाकृतियों के फीचर्स को यहाँ पर प्रभावित किया जाता है वनस्पति के कारकों द्वारा होता है इसमें, और इन सभी में जलवायु का विशेष महत्व है। जैसे तापमान और वर्षा, ये दो जलवायु के प्रमुख घटक है और इन दोनों का ही प्रमुख महत्व है अपक्षय के अंदर। न केवल अपक्षय प्रक्रिया पे तो अपक्षय मेंटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती हैं। सिंपल सी बात है, जिस एरिया में टेम्परेचर और वर्षा ये दोनों चीज़ें अलग अलग होंगी तो वहाँ पर जो अपक्षय की दर है वो भी अलग अलग होगी। ठीक है, अब अपक्षय प्रक्रियाओं की बात करें तो इसके 3 प्रमुख प्रकार हैं। एक आता है रासायनिक, दूसरा आता है भौतिक और यांत्रिक, तीसरा आता है जैविक। और इसमें एक प्रक्रिया कुछ ही कतिपय ही अकेले काम आती है, परंतु प्राय किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान यहाँ देखा जा सकता है। तो 3 प्रमुख प्रकार आते हैं इसमें। रासायनिक सिंपल वे, अगर इन्होंने आगे दिया भी होगा उसी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, यानी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया। रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये आपकी अपक्षय प्रक्रियाओं का एक ऐसा समूह होता है जिसमें विलयन होता है, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण। इनके द्वारा चट्टानों को अपने अंदर घुला लिया जाता है, पानी में घोल दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, उनको घिस घिस कर बारीक बारीक कणों में बदल दिया जाता है, यानी अपघटन, विलयन एंड न्यूनीकरण। ठीक है, तो रासायनिक क्रिया द्वारा बिल्कुल छोटी अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं रॉक्स, चट्टानी, ऑक्सीजन है, धरातलीय जल है, मिट्टी का जल है और अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के द्वारा, सरफेस वाटर उसके द्वारा, मानो कोई चूने पत्थर की चट्टान आ गई तो उसके अंदर वाटर अपने आप इजली घुला लेता है उसको, इस तरीके से। तो इसमें ऊष्मा के साथ जल और वायु, अगर हम बात करें गर्मी के साथ जल और वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की जो विद्यमानता होती है वो भी सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अतिरिक्त पौधे और पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और इससे आपकी जो रासायनिक प्रक्रियाएँ हैं वो शुरू हो जाती है सरफेस पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो नेक्स्ट आता है घोल या विलयन, यानी सॉल्यूशन। जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है, ठीक है, जब कोई वस्तु जल में घुलेगी या अम्ल में घुलेगी, एसिड में घुल जाएगी, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसी को विलयन कहते हैं। जब ठोस पदार्थों का घोल में मिलना सम्मिलित होता है, ठोस यानी मान लो कोई चट्टान है, ठोस है, और वो जल में घुल जाए, तो इस प्रकार से जो जल तथा कम अम्ल में, अगर हम बात करें कम अम्ल में खनिज की विलयता पर निर्भर करता है। असल में देखो, चट्टान के टुकड़े को आप पानी में घोलोगे ना, घुलेगा नहीं, बट उसके अंदर, उस चट्टान के अंदर जो खनिज है, मान लो वो खनिज चूना पत्थर जैसे सॉफ्ट है, तो फिर वो अपने आप इजीली घुल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उस चट्टान के खनिज पर निर्भर करता है कि उसमें विलयता होगी या नहीं होगी, इसमें घोल आएगा या नहीं आएगा। जल के संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ विघटित हो जाते हैं, यानी टूट भी जाते हैं, एवं जल में सस्पेंशन के रूप में मिश्रित भी हो जाते हैं, यानी घुल भी जाते हैं। घुलनशील चट्टान निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट और पोटाशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। तो सल्फेट प्रभावित होगा, अगर चट्टान में सल्फेट है, पोटाशियम है, नाइट्रेट है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये खनिज प्रभावित होते हैं। यह खनिज अधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अवशिष्ट छोड़े सुगमता से लीचड़ भी हो जाते हैं, यानी निक्षालित भी हो जाते हैं। ठीक है, और सूक्ष्म प्रदेशों में क्या होंगे, वर्षा के कारण वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस वहाँ पर चलता रहता है। तो यह खनिज अधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अवशिष्ट छोड़े, यानी बाद में कोई कचरा वचरा नहीं छोड़ती, सीधा सुगमता से निक्षालित हो जाती है।
और सूक्ष्म प्रदेशों की बात करें तो सूक्ष्म प्रदेशों में जैसे वर्षा होगी तो वर्षा के कारण ये इकट्ठे हो जाते हैं। चूना पत्थर में विद्यमान जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये ऐसे खनिज होते हैं जो कार्बोनिक एसिड युक्त पानी बनाते हैं। यानी ये कार्बोनिक एसिड युक्त पानी कब बनेगा, जब जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी तो इसमें ये इजीली घुल जाते हैं और एक घोल के रूप में प्रवाहित हो जाते हैं। तो शयनमुख जैव पदार्थ द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिट्टी और जल के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में बहुत सहायक होती है। साधारण लवण सोडियम क्लोराइड भी एक शैल निर्माण करने वाला ही खनिज है जो कि घुलनशील है। तो यानी जैसे आप लवण यानी नमक जो आप समुद्र के पानी में भी मिलता है, सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक मात्रा में, तो वो भी एक चट्टान को बनाने वाला ही खनिज है और ईजिली पानी में घुल भी जाता है। तो ऐसे बहुत से खनिज है जो रॉक्स का निर्माण भी करते हैं और फिर ईजिली पानी में भी घुल जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं जब ईजिली पानी में घुल जाएंगे कौन सी प्रक्रिया होगी, सॉल्यूशन प्रक्रिया होगी, विलयन। नेक्स्ट आता है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन या कार्बोनेट एक बाइकार्बोनेट के खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है। ठीक है, जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का कोई खनिज है जब वो अपना रिएक्ट करेगा तो उसका जो प्रतिफल होगा उसे कार्बोनेशन कहते हैं उस प्रक्रिया को। यह फेल्सपार और कार्बोनेट खनिज को अलग करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। दो खनिजों को अलग करता है, फेल्सपार और कार्बोनेट खनिज को। जल द्वारा वायुमंडल और मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर ली जाती है। पानी के द्वारा अगर हम बात करें वायुमंडल और मिट्टी वाली वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर ली, इससे क्या होगा, कार्बनिक अम्ल बन गया। अब ये कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कार्बनिक एसिड में ये घुल जाते हैं, कोई अवशेष नहीं छोड़ते हैं और इसके अंतर्गत भूमिगत गुफाओं का भी निर्माण होता है। सिंपली तौर पर तो एग्जामिनर से जो आज तक क्वेश्चन आया ना वो इस तरीके से आता है कि भाई रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा किस प्रकार चट्टानों का विघटन होता है, चट्टानों को घुला लिया जाता है। तो आपको ऑप्शन में यही मिलेगा, विलयन वाली प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, या आपकी जल योजन के द्वारा जो हाइड्रेशन आगे पढ़ेंगे तो यही सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इतना कुछ नहीं आता कि भाई कार्बोनेट ये क्यों घुल के किस में क्या बदल जाता है, ऐसा कुछ नहीं आता। नेक्स्ट आता है जल योजन यानी हाइड्रेशन। जल योजन ये भी जल का एक रासायनिक योग है। खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित हो जाते हैं यानी एक्सपेंडेड हो जाते हैं। यह विस्तार पदार्थों के वॉल्यूम पर निर्भर करता है और चट्टान में वृद्धि का कारण भी बनते हैं। ठीक है, जल वही है ये रासायनिक योग। खनिज क्या करेंगे, अपने आप जल को प्राप्त कर लेंगे। जैसे आप ये कह सकते हो ना, जैसे फोम है, फोम को अगर हम या कोई एक ऐसी काली मिट्टी का एग्जांपल ले लो, जब काली मिट्टी को आप पानी में भिगोते हो तो वो फूल कर थोड़ा ज़्यादा एरिया घेर लेती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी वही खनिज आएंगे जो पानी को अपने अंदर धारण करेंगे तो फूल जाएंगे, जिससे उनके वॉल्यूम में, उनके आयतन में वृद्धि होगी और चट्टानों में भी वृद्धि का वो कारण बनेंगे। कैल्शियम सल्फेट जल मिलने के बाद जिप्सम में बदल जाता है जो कि कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। ठीक है, उसके बाद यह जो प्रतिक्रिया होती है उत्क्रमणीय और लंबी होती हैं, उत्क्रमणीय और लंबी होती हैं और इसकी सतत पुनरावृत्ति से शैलों में श्रांति भी हो जाती है जिसके द्वारा उनमें विघटन हो जाता है। यानी ये जो प्रोसेस है ना भाई पूरा लंबा चलता है और इससे फिर शैलों में श्रांति हो जाती है। अनेक जो मिट्टी होती है वो आपकी सूक्ष्म और आर्द्र होने की प्रक्रिया में फूलते और संकुचित होती रहती है। जैसे काली मिट्टी, पानी गीली करोगे फूल जाएगी और फिर जब सूखेगी जब संकुचित हो जाएगी, यानी फिर से उसमें दरारें पड़ जाती हैं और वो इकट्ठी सी हो जाती हैं। तो ये दोबारा बार बार पुनरावृत्ति होने से क्या हो जाती है, दरारें भी बन जाती है, काली मिट्टी में दरारें भी पड़ जाती हैं। रंध्र क्षेत्र में जो समाहित लवण है वो भी द्रव और बार बार जलयोजन से प्रभावित होकर शैल विभंग यानी फ्रैक्चर यानी शैल को तोड़ने में सहायक होता है। सिंपल सी बात है, किसी एरिया में आपकी नमक की मात्रा अधिक है, लवण की मात्रा अधिक है, तो वहाँ पर जो चट्टानें हैं उनमें ये नमक की मात्रा ऐड हो जाती है और इसके कारण बार बार ये प्रोसेस होने से, जलयोजन होने से जो शैलें हैं उनमें फ्रैक्चर हो जाता है, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, अब जलयोजन के बात करें तो जलयोजन के कारण खनिजों के आयतन में भी परिवर्तन होता है। अपसकलन और कणीय विघटन द्वारा भौतिक अपक्षय में भी ये सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण। अपक्षय में ऑक्सीकरण है, उसका तात्पर्य होता है ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु खनिज और ऑक्सीजन का सहयोग। सिंपल सी बात है, जब आपका वायुमंडल और ऑक्सीजन युक्त जल ये आपस में मिलते हैं ना तो लोहा, मैग्नीज, गंधक इनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे लोहे को जंग भी लगता है इसी प्रक्रिया में, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण ही लोहे को जंग लगता है और इसी के कारण ही
आपकी चट्टानों का टूटना भी जारी रहता है। और ये एक प्रोसेस होता है जिसमें लोहा धारक को बायोटाइट, ओलिवाइन, पायरोक्सिन जैसे खनिजों को प्रभावित करती हैं। ऑक्सीकरण के कारण ही क्या होता है, लोहे का रंग लाल हो जाता है, भूरा और पीले रंग में भी ये बदल जाता है। जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन का अभाव है, तो दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया है वो इसमें क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो जो ये प्रोसेस है इसे न्यूनीकरण प्रक्रिया भी कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं। ऐसी दशाओं में प्राय भौम जल स्तर के नीचे या रुद्र जल के क्षेत्र पर या जल प्लावित क्षेत्रों में ये चीज़ें देखने को मिलती है, ये न्यूनीकरण क्रिया देखने को मिलती हैं। न्यूनीकरण होने पर लोहे का रंग लाल हो जाएगा, हरे, आसमानी, धूसर रंग में भी कई बार बदल जाता है। और अपक्षय की जितनी भी प्रक्रिया हमने पढ़ी सभी आपस में अंतर संबंधित है। जल योजन, कार्बोनेशन, ऑक्सीकरण साथ साथ चलते रहते हैं और अपक्षय की प्रक्रिया को तेज बना देते हैं। ठीक है, तो जल योजन, कार्बोनेशन, ऑक्सीकरण तीनों प्रक्रिया अब हम पढ़ चुके हैं। तो अगर क्या हम लोहे में जंग लगने को ऑक्सीकरण का उदाहरण मान सकते हैं? रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं में जल कितना सहायक है? तो ये सारे ही लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है। दूसरा, रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अगर जल ही नहीं होगा तो रासायनिक प्रक्रियाएं कैसे होगी? रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया जलाभाव वाले उष्ण मरुस्थलों में भी प्रभावकारी हो सकती है। हाँ, वहाँ कुछ अन्य सोर्सेज मिल सकते हैं जो इस रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज कर सकते हैं। तो ये था भाई आपका रासायनिक अपक्षय प्रोसेस, जिसमें हमने पढ़ा था आपका ऑक्सीकरण कैसे होता है, जलयोजन कैसे होता है, विलयन कैसे होता है, ठीक है, हाइड्रेशन कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली। ये सब कुछ आता है रासायनिक, यानी जब चट्टानों को अपने अंदर घोल कर या उनके अंदर केमिकल वगैरह भर के रिएक्शन वगैरह से वो टूटती हैं, वो वाली चीज़। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। फिजिकल तौर पर किस प्रकार से चट्टानों में अपक्षय के द्वारा टूट फूट होती है। तो भौतिक और यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त फोर्सेस पर निर्भर करती है। ये बल है गुरुत्वबल, जो कि अत्यधिक ऊपर भार, दबाव और अपरूपण प्रति बंद, या आप ये कह सकते हो स्ट्रेस। दूसरा आता है तापक्रम में परिवर्तन, यानी जो तापमान है उसमें लगातार परिवर्तन, और जो चट्टानों के रवे हैं उनमें वृद्धि। पशुओं के क्रियाकलापों के कारण जो एक्सपेंशन बल पैदा होता है, वो पशु जब अपने क्रियाकलाप होते हैं तो उनके कारण चट्टानों में दरारें वगैरह पड़ जाती हैं। तीसरा, सूक्ष्म और आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव। इनमें कई बल धरातल और विभिन्न धरातल पदार्थों के लिए भी अनुप्रयुक्त होती हैं, और जिसका परिणाम शैलो का क्या बन जाता है, फ्रैक्चर होता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं अधिकांश तापीय विस्तारण और दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होती हैं। जितनी भी ये फिजिकल होती है ना चीज़ें, ये किस वजह से होती हैं? या तो तापमान के कारण या फिर दबाव, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं भौतिक अपक्षय में। ये प्रक्रियाएं छोटे लेवल पर होती है और धीरे धीरे होती है, परंतु कई बार लगातार होने से या पुनरावृत्ति होने से इनमें संकुचन बार बार सिकुड़ रही है, बार बार फैल रही है, और इसी के कारण जो चट्टानें उनमें दरारें पड़ जाती हैं और उन चट्टानों को बड़ी हानि ये पहुँचा देती हैं। जिसमें सबसे पहला आता है इसके अंतर्गत भार वहीनीकरण यानी विस्तारण, अनलोडिंग और एक्सपेंशन। अनवरत अपर्दन के कारण जो चट्टानें होती हैं उनका अपनयन ऊर्ध्वाधर दबाव के निर्मुक्ति का कारक होता है, जिससे चट्टानों के ऊपर सेंसर विस्तारित हो जाते हैं, यानी चट्टानों के ऊपर लेवल्स बन जाते हैं। और इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इनके परिणाम स्वरूप जो चट्टानें हैं उनमें पातन या विघटन होता है। पातन या विघटन शुरू हो जाता है, यानी फ्रैक्चर पड़ जाता है। फ्रैक्चर मोटे तौर पर भूतल की सतह के समानांतर विकसित होता है। भूमि के वक्र सतह वाले क्षेत्रों में चाप विभंग द्वारा जो चट्टानें होती हैं इनकी भारी चादरें और अपशल्कन पट्टियाँ निर्मित होने की भी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। ये सिंपल सी बात है भाई। अपशल्कन यानी अपशल्कन होता है कि जब प्याज की तरह चट्टानों का छिलका उतर जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं अपशल्कन प्रक्रिया। ठीक है, जब चादर सी बन जाती हैं, मान लो बार बार दरारें पड़ने से चट्टानों में, और वो चादर एक छिलके की तरह, लेयर्स की तरह उतर जाती है। जैसे बाहुबली मूवी में फर्स्ट पार्ट में जब वो बर्फीले वाला सीन नहीं आता, तब वो बाहुबली एक रॉक्स को मार के उस चट्टान का छिलका उतार लेता है, और जिस पर वो दोनों बैठकर उस सेना से बचते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हीरो हीरोइन जो भी थे। तो भार वहीनीकरण और दाब मुक्त होने के कारण विस्तारण से उत्पन्न अपशल्कन चादरों का क्षैतिज विस्तार सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों मीटर तक भी हो सकता है। बड़े चिकने गोलाकार गुंबद को अपशल्कन गुंबद भी कहते हैं, जो इस प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तो अपशल्कन आपको समझ में आ गया। सिंपल तौर पर प्याज के छिलके की तरह, जैसे प्याज में लेयर्स होती है ना, तो इसी तरह के चट्टानों में भी लेयर्स बन जाती हैं और वो लेयर उतरने लग जाती हैं, जिससे कहते हैं
अपक्षय के द्वारा चट्टानों का टूटना। नेक्स्ट आता है तापक्रम में परिवर्तन या विस्तारण, टेम्परेचर चेंजेस एंड एक्सपेंशन। जो चट्टानें हैं, चट्टानों में जो विद्यमान विभिन्न प्रकार के खनिजों में स्वयं के विस्तारण और संकुचन की भी अपनी सीमाएं होती हैं चट्टानों में, ठीक है। जैसे तापमान बढ़ता है तो प्रत्येक खनिज क्या होगा, फैलेगा और उससे अपने निकट वाले खनिजों को क्या कर देगा, दबाव का। मान लो भाई 4 स्टूडेंट एक बेंच पे बैठे हैं, 2 स्टूडेंट अगर बीच के फैलने लग जाए तो साइड वाले जो स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे, वो नीचे गिरेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होती है। और तापक्रम, जब भी तापमान गिरेगा तो उनमें क्या होगा, चट्टानों में संकुचन होगा, यानी वो सिकुड़ जाएंगी। और इस प्रोसेस में दैनिक परिवर्तन के कारण चट्टानों में जो वो होते हैं ना संस्तर, यानी चट्टानों के जो लेवल्स होते हैं उनके खनिज में आंतरिक संचलन नियमित रूप से ये चीज़ें होती रहती हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है आपके सूक्ष्म जलवायु वाले एरिया में और अधिक ऊंचे क्षेत्रों में होती हैं, जहाँ पर आपका दैनिक तापमांतर बहुत अधिक होता है। दैनिक तापमांतर क्या, यानी दिन का अधिकतम टेम्परेचर भी अधिक और दिन का न्यूनतम टेम्परेचर भी अधिक। मान लो दिन में भयंकर गर्मी पड़ रही है और भाई रात को आपकी क्या पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है। ऐसे इलाकों में इस तरीके का प्रोसेस सबसे ज़्यादा होता है, प्रभावशाली होता है। ये संचलन भी बहुत लघु होते हैं और इनमें सेलों को बहुत कमज़ोर बना देते हैं। उनकी गहराई के संस्तर की अपेक्षा विस्तारण की जो प्रवृत्ति है वो अधिक पाई जाती हैं, ठीक है। और कारण क्या होता है ना, चट्टानों के अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो हमारी सरफेस है उसके समानांतर विस्थापन यानी विभंग विकसित हो जाते हैं। और गर्म और ठंडा होने के कारण है ना, वो चट्टानों की जो, अगर हम बात करें ना जड़, चट्टानों की जो जड़ है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होती हैं। और जिससे उनमें भिन्नता होने के कारण सतह के जो लेवल्स होते हैं उनमें फैलाव और संकुचन और उसके बाद धरातल से अपसल्कन के कारण सैलों में चिकनी गोलाकार सतहों का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया से छोटे से लेकर बड़े बड़े गोला समय वो चट्टानों से अलग हो जाते हैं और जिसे हम टोर कहते हैं। टोर किसे कहते हैं, जो ग्रेनाइट आपकी चट्टानें होती है ना, गन्ने का एक टाइप है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट चट्टानों में जब इस प्रक्रिया से चिकनी सतह के छोटे छोटे और बड़े बड़े गोलासमों का निर्माण हो जाता है, गोलासम यानी पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े, तो उसे क्या कहेंगे, टोर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिमकरण, पिंगलन या तुषार वेजिंग, फ्रीजिंग, थॉविंग एंड फ्रोस्ट वेडिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें जो चट्टानें थी उनकी दरारों में, उनके छेद में बार बार बर्फ़ का जमना और फिर उसका पिघलना, और पानी पिघलेगा तो फिर दोबारा से हिम आएगा, फिर बर्फ़ जमेगी तो हिम की वृद्धि के कारण तुषार अपक्षय घटित होता है। जब बार बार बर्फ़ जमती है दरारों में और फिर पानी बन के पिघलती है तो इस अपक्षय को क्या कहते हैं, तुषार अपक्षय। यह प्रक्रिया मध्य अक्षांशों में अधिक ऊंचाइयों और जहां हिमीकरण और पिघलन की प्राय पुनरावृत्ति होती है वहां पर सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। जल का तीव्रता से हिमकरण इसके अचानक फैलाव और उच्च दबाव का ही कारण बनता है। यह फैलाव जॉइंट्स, दरारों और छोटी छोटी अंत्यकरणीय विभंगों को प्रभावित कर उन्हें तब तक चौड़ा करता रहता है जब तक कि चट्टानें टूटकर अलग नहीं हो जाती। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, बर्फ़ का जमना, पानी फिर पिघलना, फिर रात को फिर जम गई तो जिससे वो दरारें और चौड़ी चौड़ी होती चली जाती हैं और ये जब तक चौड़ा होता चला जाता है जब तक वो चट्टान टूटकर अलग नहीं हो जाती। नेक्स्ट आता है लवण अपक्षय यानी साल्ट वेदरिंग। इसमें क्या होता है, तो इसमें लवण ही आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। चट्टानों में नमक तापीय क्रिया, जल योजन या क्रिस्टलीकरण के कारण फैलता है। जो नमक होता है ना चट्टानों में, वो आपका तापमान की क्रिया या जल योजन या क्रिस्टलीकरण के कारण फैलता है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, बोरियम, ये सारे कई लवण होते हैं। इनमें क्या होती है, फैलने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। आयतन इनका फैल जाता है और इन लवणों का फैलाव उनके तापमान पर निर्भर करता है और तापीय विशेषताओं पर निर्भर करता है। रेगिस्तान में अगर हम बात करें 30 डिग्री से 50 डिग्री तक का सतह का उच्च तापमान लवण विस्तारण में यानी लवण को फैलाने में सहायक होता है। और जैसे जैसे ये लवण फैलेगा वैसे वैसे चट्टानों की दरारों में ये लवण जो होंगे वो चट्टानों की दरारों को चौड़ा करेंगे और इससे क्या होगा, इससे आपकी जो चट्टान है उनके कण गिरने लग जाएंगे और ये प्रक्रिया क्या कहलाती हैं, कणिक विघटन या कणिक शल्कन का भी कारण बन जाती हैं। सभी लवण विघटन प्रक्रियाओं में जो लवण क्रिस्टलन है वो सर्वाधिक प्रभावकारी है। लवण विघटन प्रक्रियाओं की बात करें तो सबसे प्रभावकारी आपकी प्रभावकारी लवण क्रिस्टलन है, ठीक है। आर्द्रता और शुष्कन के एकांतर वाले क्षेत्रों में जो लवण क्रिस्टल होती है इनकी वृद्धि के लिए उपयुक्त दशाएं होती हैं और निकटस्थ कण भी यहाँ के अलग अलग हो जाती हैं।
सिंपल सी बात है। लवण वाले एरियाज़ में, लवण वाले एरिया वैसे भी हमारे मरुस्थल वाले इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सोडियम क्लोराइड और जिप्सम क्रिस्टल ये चीज़ें हो जाती हैं। इनके परिणाम स्वरूप जो सतह हैं इन पर दरारें भी बन जाती हैं और लवण क्रिस्टल की वृद्धि के साथ खड़ियाँ बड़ी सुगमता से टूट जाती है। खड़ियाँ एक प्रकार की रॉक्स होती हैं, ठीक है, ये बड़ी ईजिली टूट जाती है। इसके बाद चूना पत्थर, बालू पत्थर, शैल, नीस, ग्रेनाइट, ये सारी चट्टानें भी बड़ी ईजिली से टूट जाती है लवण की उपस्थिति के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे छोड़ो। नेक्स्ट आता है जैविक कार्य और अपक्षय। अब बायोलॉजिकल तौर पर कैसे चट्टानों को तोड़ा जाता है, तो जैविक अपक्षय यानी जीवों की वृद्धि और जीवों की संचलन से जो उत्पन्न होता है अपक्षय, वातावरण और भौतिक परिवर्तनों से खनिजों और आयन के स्थानांतरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण काम करता है। जैसे केंचुए हैं, दीमक हैं, चूहे हैं, कृंतक हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जो बिल खोदते हैं और या फिर वेजिंग के द्वारा नई सतहों का निर्माण करते हैं, सरफेस करते हैं। जिससे क्या होता है, मान लो ये कि कोई बिल खोद रहे हैं तो इनके रास्ते में कोई चट्टान आ गई तो इस चट्टानों को भी थोड़ा बहुत तो तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। तो इससे क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावर्त सतह में नमी और हवा के वेदन में सहायता मिल जाती है। उस बिल के ज़रिए नमी और हवा अंदर तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। जैसे मानव, फॉर एग्जांपल मानव भी बहुत वनस्पतियों को अस्त व्यस्त करता है, पेड़ों को काटता है, खेतों को जोतता है, उससे भी मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु, जल और खनिजों का मिश्रण होता है और नए संपर्क आने, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं जो अपक्षय हैं उसको प्रभावित करती हैं। सड़ने वाले पौधे हैं, पशु हैं, पशु के पदार्थ है जैसे ह्यूमिक है, कार्बनिक है या अन्य अम्ल जैसे तत्व हैं, तो इनमें भी अपना योगदान देते हैं। कुछ तत्वों का जैसे सड़ना है वो क्षरण और घुलन बढ़ा देता है। पौधों की जड़ें हैं वो धरातलीय पदार्थों पर ज़बरदस्त दबाव डालती हैं, जिसे यांत्रिक ढंग से तोड़कर, मान लो कोई बड़ा सा पेड़ है और उसके नीचे कोई चट्टान है तो वो जो जड़ है ना वो चट्टान के आर पार भी चली जाती हैं, तो इतनी शक्तिशाली होती हैं जड़ें भी, ठीक है। तो ये सारे कहीं ना कहीं अपक्षय को प्रभावित करते हैं। हमने भौतिक अपक्षय पढ़ा, रासायनिक अपक्षय पढ़ा और हमने बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ा, तो तीनों ही अपक्षय हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट आता है अपक्षय के विशेष प्रभाव। अपक्षय का सबसे पहला प्रभाव पड़ता है अपशल्कन की प्रक्रिया द्वारा, जो कि मैं आपको समझा भी चुकी हूँ। एक भौतिक अपक्षय प्रक्रिया जिसमें तापमान का फैलना, कम होना, संकुचन, फैलाव और लवण अपक्षय भी इसके अंतर्गत ही आता है। ये एक परिणाम प्रक्रिया नहीं है। शैल और आधार शैल यानी बेस लेवल से बात करें तो ऊपर से मोटे तक घुमावदार चादर के रूप में इसमें उत्खंडित और पत्रकन होते रहते हैं, जिसके द्वारा क्या होती है, जो चट्टानें वो चिकनी हो जाती हैं और गोल सतह पर इनका चट्टानों का निर्माण होता है। और सिंपल सी वही बातें भी, चट्टान आपकी प्याज के छिलके की तरह हो जाती हैं और उनकी लेयर बाय लेयर बार बार फैलने से और सिकुड़ने से टूटकर गिरने लग जाती हैं। नेक्स्ट आता है अपक्षय का महत्व। अपक्षय का क्या महत्व है। अपक्षय क्रियाएं जो चट्टानें हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तो तोड़ती है, न केवल आवरण, प्रस्तर और मृदा निर्माण के लिए भी रास्ता देती है अपक्षय। अपर्दन और वृहद संचलन के लिए भी ये उत्तरदायी होती है। मास मूवमेंट, ये भी एक टॉपिक है, मास मूवमेंट। अपर्दन आप सभी जानते हो अपर्दन क्या होता है। जैव मात्रा और जैव विविधता, प्रमुखतः वन, ये सब हमें वनों की देन है। जैव मात्रा, जितने भी हमारे पास जैव पदार्थ हैं या जैव विविधता अलग अलग प्रकार की, ये सब कुछ हमारे पास किसकी देन है, वनों की देन है। और अगर हम वनों की बात करें, यहाँ पर अगर इस डायग्राम को आप देखोगे ना तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, छोड़ो इसको, मलबे का विस्तार ही दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ उनकी गहराई पर निर्भर करता है। यदि अगर आपकी चट्टानों का अपक्षय ना हो तो अपर्दन का भी कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि जब किसी चट्टान का अपक्षय होता है, उसके टुकड़े होते हैं, तभी तो आपकी नदियाँ, हिम नदी, पवन, समुद्री लहरें उन टुकड़ों को, उन सेडिमेंट को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। अगर अपक्षय नहीं होगा तो अपर्दन कहाँ से होगा। इसका अर्थ है कि अपक्षय, वृहद क्षरण, अपर्दन उचावच के लघुकरण में सहायक होता है। उचावच यानी ऊंचे ऊंचे पार्ट्स को तोड़ने में सहायक होता है वेदरिंग। सतलाकृतियाँ जो हैं वो अपर्दन का ही परिणाम है। शैलों का अपक्षय, शैलों का टूटना फूटना, उनका कहीं अन्य जाकर निक्षेपण हो जाना, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिज जैसे लोहा है, मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, इन सब के आयस्कों में जो समृद्धिकरण है, जो सैकेंद्रन है, वो सहायक होता है। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सिंपल तौर पर बात करें, जब चट्टानों का अपक्षय होता है ना तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल के द्वारा रासायनिक और भौतिक
निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं। भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर जो पानी पाया जाता है ना, उसके द्वारा या तो भौतिक तौर पर या रासायनिक तौर पर क्या हो जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और शेष बहुमूल्य पदार्थों का साकेंद्रण हो जाता है और जो इंपॉर्टेंट पदार्थ है वो आपके वहीं पर इकट्ठे होकर रह जाते हैं। इस प्रकार अपक्षय के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का साकेंद्रण, अगर अपक्षय नहीं होगा तो ये भूमूल्य पदार्थों का जो साकेंद्रण है वो भी नहीं होगा और आर्थिक रूप से इनका जो दोहन होगा वो भी हमारे लिए पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कुछ पदार्थ यहाँ पर है, कुछ पदार्थ वहाँ पर है, कुछ वहाँ पर, इस तरीके से चीज़ें होगी। ठीक है, तो अपक्षय बहुत ज़रूरी है और इसी को ही क्या कहते हैं, समृद्धिकरण कहते हैं। अब इसके बाद देखो गाइस, हमारा रहता है मास मूवमेंट। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें शैलों का जो मलबा होता है, यानी चट्टानों का जो मलबा होता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ढाल के सहारे नीचे की ओर स्थानांतरित होता चला जाता है, यानी खिसकता चला जाता है। जैसे वायु है, पानी है, बर्फ़ है, ये अपने साथ क्या करते हैं, मलबे को ना अपने साथ, जैसे पानी है, कोई नदी है तो वो क्या करेगी, साइड में से किनारों को काटती हुई चलती है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान को मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल और हिम ले जाता है। कई बार क्या होता है ना, ये आपकी जल है, वायु है, हिम, ये तो मलबा ढोते हैं, इनके साथ कई बार क्या होता है, मलबा, जैसे मलबा एकदम पहाड़ी से ढहेगा तो उससे क्या होगा, उसके साथ जो भी बर्फ़ है, बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा या बर्फ़ का पहाड़ है वो भी खिसक कर चला जाएगा, पानी भी अपनी दिशा बदल लेगा, इस तरीके से। तो वृहत की जो संचलन होती है यानी मास मूवमेंट में, मूवमेंट यानी मूवमेंट होगा हर चीज़ का, इसमें वृहत की जो संचलन होती है वो, उसकी अगर गति की बात करें तो मंद से तीव्र, यानी धीरे धीरे या फिर एकदम से अचानक से पहाड़ी ढह गई, इस तरीके से भी हो सकती है। और पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, यानी छोटे कणों से लेकर बड़े कण सभी के सभी इसमें प्रभावित होंगे। और इसके अंतर्गत क्या होगा, विसर्पण आ जाते हैं, बहाव बदल जाते हैं, संकलन हो जाता है, पतन हो जाता है, तो ये सभी क्रियाएं इसके अंतर्गत ही शामिल होती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल इसमें मेन होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, गुरुत्वाकर्षण बल इसमें मेन होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे ही जो ढलानी एरिया से जो चट्टानें हैं वो खिसकती चली जाती है, जो पदार्थ है वो बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं इसमें। यहाँ पर अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले बता दिया, गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कारक है, जैसे प्रवाहित बहता हुआ जल है, ग्लेशियर है, वायु है, लहरें हैं, धाराएं हैं, ये सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते कभी भी मास मूवमेंट में। क्यों? क्योंकि जो आपका मास मूवमेंट होता है अपर्दन के अंदर नहीं आता, ये आपका अपर्दन के अंदर नहीं आता। ठीक है, आप इसे अपर्दन नहीं कह सकते मास मूवमेंट को। इसमें क्या होता है, पदार्थों का संचलन होता है और वो भी गुरुत्वाकर्षण की सहायता से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मलबा खिसकता चला जाता है। ठीक है, ढाल पर जो आपके बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं, असफल होते हैं, ये आप छोड़ो। अगर कमज़ोर पदार्थों की बात करें, चट्टानें हैं, शैल है, तीव्रता से झुके हुए कोई लेवल है चट्टानों के अलग अलग, खड़े भृगु है, ये खड़े भृगु आपके समुद्री धाराएं बनाती है इस तरीके की आकृति। तीव्र ढाल है, पर्याप्त वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, वनस्पति का अभाव है, यानी वहाँ पर किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं है। तो ये सभी जो कारक ऐसे हैं जो आपके मास मूवमेंट को बढ़ावा देते हैं। तेज ढाल है, सीधा आपका मलबा जाएगा, तेज वर्षा हो रही तो उसके साथ बहकर जाएगा, वनस्पति नहीं है तो पेड़ों की जड़ें क्या बांधे रखती है ना, तो वनस्पति नहीं है तो उन्हें सीधा मार्ग मिल जाएगा। इसके कई कारक और भी होते हैं, जैसे प्राकृतिक और कृत्रिम कारक, ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार का हटना, ढालों की प्रवणता और ऊंचाई में वृद्धि। ढालों की प्रवणता कैसी है, ऊंचाई, उनकी हाइट किस प्रकार की है, कुछ आपके नेचुरल तौर पर, कुछ आर्टिफिशियल तौर पर भी आपके कुछ पहाड़ियाँ खिसक जाती है, आप कोई ब्लास्ट कर रहे हो उसमें भी। पदार्थों के प्राकृतिक और कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, अत्यधिक वर्षा हो गई तो भी उसके साथ बहेगा। ठीक है, ये पदार्थों के संहेक का काम करते हैं और रिपट कर पदार्थ खिसकने लग जाते हैं। मूल ढाल की सतह से, यानी अगर हम बात करें बेस में से अगर मान लो कोई चट्टान हट गई नीचे से, तो ऊपर की जो पहाड़ी का हिस्सा वो अपने आप नीचे आएगा। भूकंप आ गया तब भी आएगा। कोई विस्फोट कर रही हैं, वाइब्रेशन है किसी तरीके का, मशीनों का कंपन है, तो उसके तहत भी पहाड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े नीचे खिसकने लग जाते हैं। कोई प्राकृतिक रिसाव हो रहा है, भूमि के अंदर से पानी बाहर आ रहा है पहाड़ों के बीच, तो वो कहीं ना कहीं उस पहाड़ी को बीच में से तोड़ने का काम करेगा और वो मलबा नीचे की ओर बहेगा। आपके झीलें हैं, जलाशय हैं, नदियां हैं, इनमें भारी मात्रा में जल इकट्ठा है और ढालों, नदी तटों के नीचे से जल का मंद गति से बहना, तो ये सारे कारक कहीं ना कहीं
प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश, पेड़ों को अधिक से अधिक काटेंगे तो अपने आप संचलन होगा ही होगा। अब ये जो मास मूवमेंट है ये 3 रूप में होते हैं। एक होता है अनुप्रस्थ विस्थापन, यानी तुषार वृद्धि या अन्य कारणों से जो मिट्टी है उसका अनुप्रस्थ विस्थापन, मिट्टी का विस्थापित हो जाना एक जगह से दूसरी ओर। दूसरा प्रवाह और तीसरा संकलन। ठीक है, तो यहाँ पर वृहद संचलन के विभिन्न प्रकारों, संचलन की अपेक्षा उनकी गति, दर और आर्द्रता की सीमा के संबंधों को भी दर्शाता है। सिंपल तौर पर 2 ही प्रकार का संचलन होता है, एक तो मंद यानी स्लो मूवमेंट और दूसरा आपका फास्ट मूवमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं मंद। मंद विरूपण भी इसे कहते हैं। क्रिप विरूपण यानी क्रिप एक वर्ग इस प्रकार का है जो कि मध्यम तीव्र और मिट्टी के अनाच्छादित ढाल पर घटित होता है। इसमें ना बस आपको क्या याद रखना, मंद वाले में जो पदार्थ है ना उनका संचलन यानी उनमें जो मूवमेंट होगी वो धीरे धीरे होगी। इसका आभास भी कठिन हो जाता है, इतनी धीरे होती हैं ताकि हम उन्हें आंखों से देख नहीं पाते। ठीक है, इसमें मिट्टी, सैल इन सब का मलबा हो सकता है। और इसके अलावा क्या आपने कभी ये छोड़ो, ठीक है, इसके अलावा अपनी लंबवत स्थिति से झुके हुए और संरेखन में देखा जाता है। सिंपल तौर पर अगर हम बात करें मंद रूपण का प्रभाव, सिंपल सी बात है, इसमें मिट्टी आ जाती है, टैलस मंद विरूपण, शैल हिमानी मंद विरूपण, इन सब की पहचान की जाती है। इसमें मिट्टी और मलबे इन सब का ही धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर खिसकाव होता रहता है मंद संचलन के रूप में। नेक्स्ट आता है रैपिड मूवमेंट यानी आपका तीव्र संचलन। ये आपके आर्द्र जलवायु प्रदेशों में होती है। आर्द्र यानी जहाँ पर वर्षा वगैरह ज़्यादा होती है और मिट्टी जो है उसमें प्रॉपर नमी होती है और उस नमी के सहारे कई बार आपने देखा भी होगा पहाड़ों में दरारें पड़ जाती हैं, पानी मर जाता है उन दरारों में और वो फिर पूरी पहाड़ी खिसक जाती है, उसका मलबा भी। तो धरातल पदार्थों का निम्न अंशों वाली वेदिकाओं और पहाड़ी ढालों के सहारे जो संचलन होता है उसे अर्थ फ्लो भी कहलाता है। सिंपल सी तौर पर बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में जब मिट्टी बह बह के इकट्ठी हो जाती है तो उसे आपका अर्थ फ्लो भी कहते हैं। इसमें सीढ़ीदार समान वेदिकाएं बनाते हुए अवसर्प भी कर जाते हैं कई बार पदार्थ सीढ़ीदार, या फिर आपकी चाप आकार के कगार बना देते हैं या पदा उंगली के आकार पर उभार छोड़ देते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इसमें आपके जो एक तो प्रवाह होगा ना वो बहुत तेज़ी से होगा, मिट्टी बहकर नीचे चली जाती है, नीचे इकट्ठी हो जाती है। दूसरी अगर हम बात करें इसमें दूसरा इसका जो प्रकार है वो है कीचड़ प्रवाह यानी मुड फ्लो। मड फ्लो वनस्पति आवरण नहीं होता, भारी वर्षा हो रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, मोटे लेवल पर जो जल से संतृप्त हो जाते हैं पदार्थ यानी जो कंकर पत्थर है या मिट्टी है और धीरे धीरे तेजी से एक वाहिका यानी नली के रूप में एक नाली के सहारे नीचे की ओर प्रवाहित होने लगती है। ऐसा लगता है कि कीचड़ की नदी चल रही हो। ठीक है, ऐसा हो जाता है कीचड़ की नदी चल रही है क्योंकि उसमें बारिश का पानी भी आता है और गाद कीचड़ ये सब कुछ इकट्ठा होकर चलते हैं। तो कीचड़ प्रवाह वाहिकाओं से बाहर निकलकर पीड़ मांट और मैदान में आते हैं और सड़क, पुल और मकानों की चपेट में लेते हुए बहुत विनाशकारी हो जाते हैं और कई बार इनमें ज्वालामुखी, राख, धूल और भारी वर्षा के कारण ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर कीचड़ बन जाते हैं। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें मिलकर क्या बन जाएंगे, कीचड़ बन जाती हैं। तो ये था भाई आपका तीव्र संचलन रैपिड। तो कीचड़ की नदी होती है, जिव्या के रूप में होते हैं, मानव को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। एक तीसरा प्रकार भी आता है जिसे कहते हैं आपका एवेलेंचे, ये दिख नहीं रहा, तो इसमें ये सिंपल तौर पर वही है, आर्द्र प्रदेशों की एक विशेषता है, आप एक पथ के रूप में घटित होती है। मलबा क्या होता है, कीचड़ प्रवाह से बहुत तेज हो जाता है इसमें और एक सीधा अवधान के समान नीचे आकर गिर जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत और उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत। देखो 2 क्वेश्चन हो गए। दक्षिण अमेरिका में कौन सी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला है, 7000 किलोमीटर के लगभग इसकी लेंथ है, लंबाई है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वतमाला रॉकीज पर्वतमाला। ठीक है, तो ये इनमें भी कुछ ऐसे आपके ज्वालामुखी आते हैं जिनमें उद्गार हुआ है पिछले दशक में और इनके ढलानों पर उद्गार की अवधि में और उद्गार के बाद बहुत सारा कीचड़ है वो बारिश के साथ बहा है। ठीक है, अब ये तो था आपका वृहद संचलन यानी मास मूवमेंट, आपने समझ लिया, कुछ नहीं था, सिंपल सा था, 2 प्रकार का होता है वो भी समझ लिया। अब नेक्स्ट आता है लैंडस्लाइड। एक्चुअली ये लैंडस्लाइड एक प्रकार का संचलन ही है, ये एक प्रकार का आपका मास मूवमेंट ही है। इसमें आपके सेम वही पहाड़ी जब खिसक जाती है, जो पदार्थ होते हैं वो सूखे होते हैं और उनका आकार और आकृति शैल में अनिरंतरता, प्रकृति और शरण का अंश और ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करती है।
यानी अगर हम बात करें जब आपकी लैंडस्लाइड होती है यानी कोई पहाड़ी खिसक जाती है तो उसमें जो कणों का आकार होगा या आकृति होगी वो किस पर निर्भर करता है, एक तो अनिरंतरता पर, दूसरा क्षरण के अंश पर, तीसरा ढाल के ज्यामिति पर। इन तीनों पर ही निर्भर करता है कि किस प्रकार के पदार्थ खिसकेंगे। तो पदार्थ के संचलन के आधार पर वर्ग में कई प्रकार के लैंडस्लाइड पहचाने जाते हैं। ढाल जिस पर संचलन होता है उसे पश्च आवर्तन के साथ यानी रोटेशन के साथ शैल मलबा एक या कई इकाइयों के फिसलन को अवसर्पण कहते हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ पर आपकी ये मूवमेंट चल रही होती हैं वहाँ पर रोटेशन के साथ जो चट्टानों का मलबा है जब वो कई इकाइयों में फिसलता है तो उसे अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड आपके रोटेशन के बिना मलबा का त्रिव अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड को दिखाया भी गया है, यहाँ पे लैंडस्लाइड को दिखाया गया। भारत नेपाल सीमा उत्तर प्रदेश में है हो रहा है ये, शिवालिक हिमालय के पास, ठीक है। तो वहाँ पर पहाड़ियों की रेंजेस आ जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, जब मलबा आपका खिसकता है तो उसे मलबा संकलन भी कहते हैं। मलबा संकलन में वर्टिकल और प्रलंबी फलक से मिट्टी मलबा का प्राय स्वतंत्र पतन होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे जो अलग शैल हो जाती है और वृहत के संकलन को शैल संकलन कहते हैं। देखो आपको ज़्यादा पजलिंग चीज़ें नहीं पढ़नी है, एक एक लाइन पढ़ूंगी तो आप पजल हो जाओगे। सिंपल सी बात है, जब आपकी पहाड़ी उसमें जो पदार्थ सूखे हो जाते हैं और सूखी की सूखी पहाड़ी या बारिश के दिनों में पहाड़ियों में पानी मर जाता है तो पहाड़ी का जो वो खिसकाव है एक तरीके से मास मूवमेंट ही होता है और इसे ही भू संकलन भी कहते हैं। और इसमें आपकी खरोचें भी आ जाती हैं और कई बार क्या होता है नीचे तली की जो चट्टान है वो हट जाती है, इससे भी आपका चट्टानों का गिरना शुरू हो जाता है जिसे शैल पतन भी कहते हैं, ठीक है। तो शैलों के फलक के उत्तरी संस्तर से ये चीज़ें होती रहती हैं। नेक्स्ट आता है वृहत सरण और वृहत संचलन में आपके अनुसार कौन सी शब्दावली अधिक उपयुक्त है और क्यों? ये को छोड़ो इसको। हमारे देश में मलबा अवधान और भू संकलन हिमालय में घटित होते रहते हैं। हिमालय में आपका पहाड़ी इलाका तो वहाँ पर इस तरीके की जो क्रियाएं हैं वो होती रहती हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर विवर्तनिक दृष्टिकोण से भी चीज़ें काफ़ी एक्टिव हैं और इसके साथ साथ परतदार शैलें हैं जो कि असंगठित है यानी आपस में ज़्यादा मजबूत नहीं है और मध्यम ना होकर यहाँ पर तिरव हैं वे और इसी सभी की वजह से क्या होता है आपके जो लैंडस्लाइड है ज़्यादा होता है हिमालय में। और तमिलनाडु कर्नाटक और केरल की जो सीमा बनाता हुआ नीलगिरी है और पश्चिम तट के किनारे पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिक दृष्टि से अधिक स्थायी हैं और कठोर चट्टानों से बने हैं। तो यहाँ पर भी आपके भू संकलन होते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, पालिनी की पहाड़ियाँ और बहुत सारी पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपके सारे के सारे हैं। नेक्स्ट आता है अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण एरोजन और डिपोजिशन, ठीक है। अपर्दन के अंतर्गत क्या होता है, शैलों के मलबे की अप्राप्ति और उनके परिवहन को शामिल किया जाता है। यानी अपर्दन में क्या आएगा, वो मलबा है किस प्रकार मलबा बना, दूसरा उस मलबे को कौन अपने साथ बहा कर ले गया, ये दोनों चीज़ों को शामिल किया जाता है अपर्दन में। जो पिंडाकार शैलें होती हैं जब अपक्षय के कारण, अब आपको पता होना चाहिए अपक्षय क्या होता है, जब चट्टानें अपने स्थान पर टूटने फूटने लगती है किसी भी प्रोसेस के द्वारा और अन्य क्रियाओं के कारण जब चट्टानें छोटे छोटे टुकड़े में यानी फ्रैगमेंट में टूट जाती हैं तो भू आकृतिक कारक जैसे कि जल है, होम जल है, ग्लेशियर है, वायु है, लहरें या धाराएं, ये क्या करेंगे, उनको एक स्थान से बहाकर उन चट्टानों के टुकड़ों को दूसरे स्थान पर ले जाती हैं और ये इसके गत्यात्मक स्वरूप पर भी निर्भर करती हैं। तो ये जो कारक हैं इन्हें कहते हैं भू आकृतिक कारक। जल, भूमजल, नदियाँ ये अपने साथ बहा कर ले जाती है ना। तो चट्टानी मलबों द्वारा अपघर्षण भी अपर्दन में पर्याप्त योगदान देता है। अपर्दन द्वारा ऊंचावचन का निम्नीकरण होता है। ऊंचावच यानी जो आपके ऊंचे वाले पार्ट है उनका अपर्दन होगा और फिर उन चट्टानी टुकड़ों को अपने साथ बहा कर ले जाएंगे, ये आपके भू आकृतिक कारक। तो इससे क्या होगा, हमारा जो धरातल है उसका निम्नीकरण होता है और जो भूदर्शय होते हैं वो आपके घिसने लग जाते हैं। अपक्षय अपर्दन में काफ़ी सहायक होता है क्योंकि अपक्षय के द्वारा ही चट्टानें टूटती हैं, फिर अपर्दन द्वारा वो आगे चलती हैं। तो अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है, सहायक होता है बट जरूरी नहीं है जहाँ पर अपक्षय होगा वहीं पर अपर्दन होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जहाँ पर अपक्षय नहीं है वहाँ पर भी अपर्दन होता है। तो वृहत संचलन और आपके अपर्दन में काफ़ी अंतर है। वृहत संचलन में आपका जो शैल मलबा है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आधार यानी बेस लेवल की ओर खिसकता चला जाता है और अपर्दन में आपके जो जल है, हिमानी है, लहरें या धाराएं हैं, ये मलबे को नहीं ढोते, ये आपका एक तरीके का अपर्दन ही है और धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो इन्हें अनाच्छादन के कारक भी कहते हैं।
किन्हीं आपकी ग्लेशियर नदियों को, जल को, हिमानी को, लहरों को, ये कहीं ना कहीं आपके धरातल के पदार्थों का अपरदन करते हैं, उनका परिवहन करते हैं। तो 3 कारक जलवायुवीय दशाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। ये कारक आपके पदार्थों की क्रमशः 3 अवस्थाएं, गैसीय यानी हवा, तरल यानी बहता हुआ पानी, ठोस यानी हिमानी, ये तीनों के तीनों कारक काफ़ी प्रतिनिधित्व इनमें करते हैं। अपरदन, अगर अपरदन के अर्थ की बात करें तो अपरदन का अर्थ होता है गतिज ऊर्जा का अनुप्रयोग। गतिज ऊर्जा का यानी जो गति वाली ऊर्जा, उसका बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, जो भू सतह के साथ संचलित कारकों से संबंधित होते हैं। गतिज ऊर्जा हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं। ये आपका सूत्र है भाई, फार्मूला है, बट काफ़ी आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो इस प्रकार के कार्य करने हेतु ऊर्जा पदार्थ के वृत्त और उनकी संचलन वेग पर निर्भर किया जाता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो विशालकाय हिमानी द्वारा भी बहुत आपके जो ग्लेशियर्स होते हैं वो भी चलते तो धीरे धीरे से हैं, हमें दिखते नहीं हैं, बाकी काफ़ी गति से मलबे को अपने साथ उखाड़ कर ले जाते हैं। अपरदन की दृष्टि से काफ़ी प्रभावकारी होती हैं ग्लेशियर्स, आपकी हिम नदियाँ जिसे हम कहते हैं। हवा की बात करें तो हवा गैसीय रूप में होती है, पर यह भी काफ़ी अपरदन करती है और परिवहन भी करती हैं। भूमिगत जल की बात करें तो ये भी आपका जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं, भूमिगत जल आपका जलवायु द्वारा नियंत्रित बिल्कुल भी नहीं होता, भूमि के अंदर होता है। और इसका कार्य क्या होता है, ये आपके लिथोलॉजिकल विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। यानी ऐसी चट्टानें जो पारगम्य हो, पानी में इजीली घुल सके, तो उन चट्टानों पर ये अपना काम करता है। तो इसी तरीके से इसे क्या कहते हैं, कास्ट आकृति भी कहते हैं, यानी चूना के द्वारा बनी हुई आकृतियाँ। ठीक है, अगले अध्याय में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है निक्षेपण। निक्षेपण भी अपरदन का ही एक परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाएगी, ठीक है, यानी जब ढाल प्लेन एरिया आ गया, अपरदन के कारक उस मलबे को आगे बहा कर नहीं ले जाएंगे, तो वो क्या कर देंगे, उन सेडिमेंट को वहीं पर जमा करने लग जाते हैं, जिसे हम कहते हैं निक्षेपण यानी डिपोजिशन। किसी कारक का इसमें कोई काम नहीं होता, अपने आप मलबा जमा होता चला जाता है, डिपोजिट होता चला जाता है। निक्षेपण से जो आपके डिप्रेशंस भर जाते हैं, निचले जो गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं इस प्रकार के आपके सेडिमेंट से। और अपरदन के कारक जैसे जल, हिमानी, वायु, लहरें, धाराएं, भूमिगत जल, ये तलोउचन और निक्षेपण के कारक के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। तो हम सभी मिट्टी के अनुभव को जानते हैं, हमारे कपड़ों पर लग जाती है तो गंदे भी हो जाते हैं, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मिट्टी। अब यहाँ पर जो मिट्टी है, यहाँ पर मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार क्या होता है, मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार जो मिट्टी है धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है, यानी जो हमारे नेचुरल जो एलिमेंट है उन सब का मिला जुला रूप है मिट्टी। इसमें आपके जीवित और मृत दोनों पदार्थ होते हैं। मिट्टी में जीवित भी होते हैं जैसे केचुआ वगैरह, और भी दुनिया भर के जीव जंतु होते हैं छोटे छोटे, और मृत भी होते हैं। ठीक है, और ये सभी क्या करते हैं, पौधों को पोषित करते हैं और पौधों की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। मिट्टी को अगर हम बात करें, गत्यात्मक माध्यम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपकी क्रियाएं चलती रहती है, केमिकल है, फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, तो सारी क्रियाएं, सारा प्रोसेस इसमें होता रहता है। मिट्टी अपक्षय या अपकर्ष का परिणाम है। अपक्षय, आप देखो यहाँ पे अपक्षय वर्ड आया, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आपको पता ही नहीं होगा वेदरिंग क्या होता है। यानी अपक्षय के द्वारा चट्टान अपने ही स्थान पर टूटने फूटने लगती है, और जब वो चट्टान बारीक बारीक टूट जाती है तो जब वो बहुत ही बारीक कणों में बदल जाएगी तभी तो आपकी मिट्टी बनेगी। तो ये एक परिवर्तनशील यानी ये प्रोसेस चलता रहता है और डेवलपमेंट से परिपूर्ण है। बहुत सारी विशेषताएं हैं, मौसम के अनुसार मिट्टियों की बदलती रहती है। कोई मिट्टी शुष्क होती है, कोई आर्द्र होती है, कोई आपकी ठंडी होती हैं, तो अलग अलग टाइप की मिट्टी है। जैसे इंडिया की ही बात करें तो हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। मिट्टी का रसायन, उसमें जैव पदार्थों की मात्रा, पेड़ पौधे, प्राणी जात, तापमान, नमी, सभी मौसम के साथ साथ और समय अवधि के साथ बदलते रहते हैं। जहाँ पर भाई अगर मान लो आपकी गर्मियाँ हैं तो मीठी जो मिट्टी होगी वो सूखी सूखी सी होगी। ठीक है, अगर आपकी बारिश का मौसम है तो मिट्टी गीली होगी, आपकी सर्दियाँ हैं तो मिट्टी आपकी और तरह की होगी। तो इस तरीके से हर अवधि में हर मौसम प्रभावित करता है मिट्टी को। जो मिट्टी है जलवायु की दिशाओं, भू आकृति और वनस्पतियों के साथ अनुकूलित होती है। जैसी जलवायु वैसी मिट्टी, जैसी भू आकृति, जैसे मान लो कोई पर्वतीय इलाका है तो वहाँ पे पर्वतीय मिट्टी होगी, और जैसी वनस्पति, मान लो बहुत बड़े बड़े वन है, ऐसे वन है जो जहाँ पर सूर्य की रोशनी नीचे भी नहीं जा पाती, यानी सदाबहार वन, तो उस एरिया में आपकी मिट्टी कैसी होगी, दलदली टाइप की। तो जैसी आपकी वनस्पति वैसी मिट्टी, भू आकृति और जलवायु। तो नियंत्रित दशाओं में जो मिट्टियाँ हैं वो
बदलती रहती हैं और आंतरिक रूप से भी मिट्टियाँ बदल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन यानी मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती हैं। अपक्षय ही परिवार ही मिट्टी निर्माण का मूल निवेश होता है। यानी जो ये प्रोसेस शुरू होता है ना मिट्टी के निर्माण का, ये कहाँ से शुरू हो जाता है? अपक्षय के द्वारा। अपक्षय वैदरिंग, जब चट्टानों को अपने स्थान पर केमिकल या आपके बायोलॉजिकल या फिजिकल तौर पर प्रोसेस के द्वारा तोड़ा जाता है। सर्वप्रथम अपक्षयित परिवार और लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया और अन्य निकृष्ट पौधे जैसे काई है, लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और इन सब के द्वारा आपकी चीज़ें ऐड की जाती हैं। और भी छोटे छोटे जीव भी होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, ठीक है, वो भी मिट्टी में ही होते हैं। और जीव और पौधों के मृत जो अवशेष होते हैं वो ह्यूमस को इकट्ठा करने में सहायक होते हैं। ह्यूमस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मिट्टी में। तो प्रारंभ में गौण घास और फंस की वृद्धि हो जाती है और बाद में पक्षियों और वायु द्वारा लाए गए बीजों से पेड़ उग जाते हैं, झाड़ियाँ उगने लग जाती हैं, पौधों की जड़ें आपके नीचे तक घुस जाएंगी। बिल बनाने वाले जो जानवर हैं, ठीक है, या जो बिल बनाने वाले जानवर है वो क्या करेंगे? नीचे वाली मिट्टी को ऊपर ले आते हैं और इन सब से क्या होता है? तो ये सारा प्रोसेस कहीं ना कहीं मिट्टी के पदार्थों से ही जुड़ा है और इन पदार्थों को छिद्र में और स्पंज की तरह हो जाता है। अब क्या होगा? ये यानी स्पंज इसमें पानी धारण करने की क्षमता हो जाती है और वायु भी इसके अंदर घुस जाती है और इसकी वजह से क्या होगा? खनिज और जीव उत्पाद सभी मिलकर आपस में किसका निर्माण करेंगे? मिट्टी का निर्माण करते हैं। सिंपली बात में समझ गए। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, पैडालॉजी क्या है? पैडालॉजी आपकी मृदा विज्ञान है और पैडालॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होता है। ये आपके पीजीटी लेवल पर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मृदा निर्माण को क्या कहते हैं? पैडालॉजी, याद रखना। नेक्स्ट आता है जो मिट्टी का निर्माण होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं? तो 5 मूल फैक्टर्स हैं जो मिट्टी को प्रभावित करते हैं या मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं। सबसे पहले चट्टाने। अब चट्टाने नहीं होगी तो टूटेगी नहीं, तो बारीक कण नहीं होंगे तो मिट्टी कैसे बनेगी? सेकंड, सतलाकृति, कैसा फीचर्स हैं? ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं या प्लेन एरिया है, ये चीज़ भी। थर्ड, जलवायु भी प्रभावित करती है। मैंने अभी बताया गर्म जलवायु में आपकी मिट्टी शुष्क और ठंडी में आपकी नम। जैविक क्रिया यानी बायोलॉजिकल, जैसे पशु पक्षी हैं या पेड़ पौधे हैं, उनके गलने सड़ने से मिट्टी बनती हैं। बिलकारी, जो बिल में रहते हैं जानवर, वो अंदर खोद के बाहर की अंदर की मिट्टी को बाहर ला के डाल देते हैं, तो इस तरीके से मिट्टियाँ। और टाइम का तो इम्पोर्टेंट रोल है ही, टाइम तो लगता ही हर चीज़ में। तो मिट्टी निर्माण कारक संयुक्त रूप से ये सारे के सारे कारक क्या करते हैं? आपस में काम करते रहते हैं और एक दूसरे के कार्यों को भी प्रभावित करते हैं और इन्हीं चीज़ों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा फैक्टर इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या होता है? ये एक सक्रिय यानी एक्टिव है, एक्टिव फैक्टर है मिट्टी के डेवलपमेंट में। जलवायु व तत्वों में सबसे प्रमुख है जलवायु। प्रवणता है, वर्षा है, वाष्पीकरण की बारंबारता है, उसकी अवधि है और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी यानी वायु में नमी। तापमान में मौसमी या दैनिक भिन्नता, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, वही सारी चीज़ें हैं जो आपके मिट्टी को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आता है मूल पदार्थ या शैल यानी पेरेंट मटेरियल। पेरेंट यानी मूल, यानी जहाँ से मिट्टी बनी है। तो मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रित कारक होता है। ये डिएक्टिव होता है, ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। जो मूल शैल होती है, चट्टान होती है, वो कोई भी तद स्थान या उसी स्थान पर अक्षयित शैल, मलबा या लाए गए निक्षेप से हो सकती हैं। सिंपल है, जो मूल चट्टान है वो वहाँ पर कैसे आई? वो किसी भी तरीके से आ सकती है, ठीक है। और वो चट्टान जब टूटेगी तो उसमें मलबे का जो आकार होगा, उसके बाद मलबे के कणों का जो अलग अलग शेप होगी, उन सभी के संयोजन से, उन सभी के निक्षेप से, जमाव से क्या बनेगी? खनिज और रासायनिक संयोजन होगा। और फिर उसके बाद हमारी जो वो मूल चट्टान थी, उसकी जो नेचर थी, उसकी दर थी, उसकी गहराई, मोटाई, ये सारे के सारे फैक्टर कहीं ना कहीं मिट्टी को प्रभावित करते हैं। तो समान आधार शैल पर मिट्टियों में अंतर हो सकता है, ठीक है। अगर 2 अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं तो उन दोनों चट्टानों से बनने वाली मिट्टी भी आपकी अलग अलग प्रकार की होगी।
और परंतु जब जो मिट्टियाँ होती है वो बहुत यंग होती हैं, जब बहुत यंग होती हैं मिट्टी तो पर्याप्त परिपक्व नहीं होती और मिट्टी और मूल शैलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। तो जैसी चट्टान वैसी मिट्टी। तो कुछ चूना क्षेत्रों की बात करें तो अपक्षीय प्रक्रियाएं विशिष्ट और विचित्र होती है और मिट्टियाँ मूल सेंस से संबंध। सिंपल सी बात है भाई, जो आपकी चट्टानें होंगी ना, जहाँ पर जैसी चट्टानें वैसी मिट्टी, और जो चट्टानें होती हैं उन पर अपक्षय के कारक अपना काम करते हैं जिसकी वजह से वो चट्टानें टूटने लगती हैं, फिर धीरे धीरे और बारीक कणों में टूट जाती हैं और टूटते टूटते बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है सतलाकृति या ऊंचावच यानी टोपोग्राफी। मूल शैल की भांति सतलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है, निष्क्रिय डिएक्टिव। सतलाकृति मूल पदार्थों के आच्छादन और अनावर्त होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है। सतलाकृति धरातलीय और उपसतही अपरवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती है। तीव्र ढलानों की बात करें तो जो मिट्टी होती है वो थिन होती है यानी पतली, ठीक है, छिछली, और स्पाट यानी आपके जो स्पाट उच्च क्षेत्रों में जो मिट्टी होती है वो थिक होती है, गहरी होती है, मोटी होती है। निम्न ढालों की जहाँ आपका अपर्दन बिल्कुल मंद होता है, निम्न ढालों पर यानी स्लोप बिल्कुल ऐसा होगा जेंटल टाइप में, और जल का जो श्रवण होता है वो भी अच्छा रहता है, परकोलेशन, और जो मिट्टी निर्माण होती है वो बहुत अनुकूल होता है। स्पाट और समतल क्षेत्रों में हम ज़्यादातर देखते हैं हमारी चीका मिट्टी हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना, जैव पदार्थ एक जगह आकर स्पाट एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं जिससे मिट्टी का रंग भी गहरा काला हो जाता है। मध्य अक्षांशों की बात करें तो वहाँ पर आपकी जो सूर्य है वो जब दक्षिण की ओर जाता है तो सूर्य की किरणों से ढलानों पर जो वनस्पति हैं और जो मिट्टी हैं उनकी दशा अलग अलग होती है। उत्तर की बात करें तो वहाँ पर ठंडे और नम्न दशाओं वाले ढालों पर यानी अलग अलग एरिया में, अलग अलग पर्वतीय ढलानों में, अलग अलग समतल एरिया में आपकी अलग अलग टाइप की मिट्टी होती हैं। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ यानी जैविक क्रियाएँ। तो जैविक क्रियाएँ भी कहीं ना कहीं मिट्टी को प्रभावित करती हैं। तो इसमें जैविक क्रियाओं में तो जीव जंतु या पेड़ पौधे आएंगे, तो वनस्पति आवरण और जीव जो मूल पदार्थों पर आरंभ और बाद में विद्यमान रहते हैं। मिट्टी में जो भी जैव पदार्थ होंगे, जो भी नमी धारण करने की क्षमता होगी, जो भी नाइट्रोजन होती है, उन सबको जोड़ने में सहायक होते हैं वनस्पति आवरण और जीव। जो मृत पौधे हैं वो मिट्टी में सूक्ष्म विभाजित होकर जैव पदार्थ यानी ह्यूमस प्रदान करते हैं। यानी कोई पौधा है उसको कुछ हो गया, वो सूख गया, तो सूखने के बाद उसकी पत्तियां, टहनियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं टूट टूट कर मिट्टी में मिलकर उसे ह्यूमस प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अमल जो ह्यूमस बनाने की अवधि में निर्मित भी होते हैं, मिट्टी के मूल पदार्थों के खनिजों के वियोजन में भी सहायता करते हैं, ठीक है, यानी खनिजों को भी मिट्टी में ऐड करने में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी और गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को भी दर्शाती है, अगर बैक्टीरिया वाले हैं तो भी। तो ठंडी जलवायु में ह्यूमस इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि वहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उपार्कटिक और टुंड्रा जो कि आपकी ठंडी जलवायु, उनमें निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ पिट के संस्तर, पिट भी एक मिट्टी है, पिट के संस्तर विकसित हो जाते हैं, ठीक है। और आर्द्र, उष्ण और भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि और क्रियाएं आपकी सघन होती हैं, और जो मृत वनस्पति होती है वो शीघ्रता से ऑक्सीकृत भी हो जाती है। यानी मृत वनस्पति होती हैं उसका ऑक्सीकृत हो जाता है मिट्टी के अंदर, और जिससे मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा है वो बहुत कम भी रह जाती है कई बार ऑक्सीकृत होने की वजह से। बैक्टीरिया और मिट्टी के जो जीव है हवा से गैस या नाइट्रोजन प्राप्त करके उसे रासायनिक रूप में बदल देते हैं, और जिसे पौधों द्वारा बाद में यूज किया जाता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन निर्धारण। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है। राइजोबियम जंतु वाले पौधों की जड़ ग्रंथिका में रहता है, यानी पौधों की जो जड़ होती है उसमें रहता है, ग्रंथिका में, जड़ वाली ग्रंथिका में राइजोबियम एक बैक्टीरिया जो कि होस्ट पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है, ठीक है। चींटी है, दीमक है, केचुए हैं, ये सारे जीव हमारी मिट्टी में होते हैं और इन सब का महत्व होता है मैकेनिकल तौर पर, परंतु मिट्टी निर्माण में ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये मिट्टी को बार बार ऊपर से नीचे करते रहते हैं। केचुए मिट्टी खाते हैं और उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन और रसायन
दोनों बदलता जाता है। कहीं कहीं अगर हम बात करें तो जो केचुए होते हैं उसे किसान का मित्र भी कहते हैं, वो इसलिए तो कहते हैं क्योंकि मिट्टी का रिसाइकल करते रहते हैं केचुए। नेक्स्ट आता है टाइम। टाइम भी ऑल्सो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज क्योंकि मिट्टी निर्माण में काला अवधि ये तीसरा महत्वपूर्ण कारक आता है। मिट्टी निर्माण प्रक्रिया के प्रचलन में लगने वाला जो समय है उसकी अवधि है मिट्टी की परिपक्वता और उसकी प्रोफाइल का विकास निर्धारण करती है। एक जो मिट्टी होती है तभी परिपक्व होगी जब उसकी सभी जो क्रियाएं हुई हैं, जो प्रोसेस हुआ वो लंबे काल तक पूरा प्रोफाइल में काम करता हुआ, डेवलपमेंट करता हुआ आगे चलता रहे। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टिल से विकसित जो मिट्टियां हैं तरुण युवा मानी जाती है, यंग मानी जाती है। उनमें आपके होरिजोन का भी अभाव होता है, यानी जो आपके होते हैं ना ये कै संस्तर है, खे संस्तर, आपने मिट्टी वाला डायग्राम देखा होगा तो उसमें 3-4 संस्तर होते हैं, तो उनका भी अभाव पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी या हिमानी तल से विकसित मिट्टियों में। संपूर्ण परिप्रेक्ष्यों में अगर हम बात करें तो मिट्टी के विकास और उसकी परिपक्वता के लिए कोई स्पेसिफिक आपकी काला अवधि नहीं है। ठीक है, तो ये थे भाई आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ कारक जो कि मिट्टियों को प्रभावित करते हैं। तो आपने सारे के सारे देख लिए हैं। मिट्टी निर्माण के कारक में हमने जलवायु डिटेल में पढ़ा, मूल पदार्थ और चट्टानों को पढ़ा, सतलाकृति, ऊंचावच, जैविक क्रियाएं और उसके साथ टाइम पीरियड को भी पढ़ा, और प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरीके से मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी क्या है। तो भाई यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर नंबर 6 है ये कंप्लीट होता है। चैप्टर तो थोड़ा ध्यान से करना, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। वैसे भी क्लास 11 और 12 दोनों की एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। DSSB का एग्जाम ले लो, आप HTET ले लो, अभी आगे आने वाला है, CTET ले लो, आगे होने वाला है। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।